हेलो डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो हियर वी विल डिस्कस अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय एनी डिवाइस। तो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दिस वन। अब क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया है, तो ये क्वांटिटी जिसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब जब भी आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। कभी भी क्वांटिटी मेजर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू एन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज अ यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट में मेजर करेंगे। डन। लाइक एस फॉर एग्जांपल, मैंने लेंथ ऑफ अ पेन को मेजर किया। लेंथ ऑफ अ पेन सपोज 5 सेंटीमीटर। सो 5 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज अ यूनिट। कभी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट में ही मेजर करते हैं। और जब आपने क्वांटिटी को मेजर किया बाय द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, तो क्वांटिटी रिमेन सेम और रिमेन कांस्टेंट इन एनी यूनिट सिस्टम। किसी भी क्वांटिटी को किसी भी यूनिट सिस्टम में मेजर करो, क्वांटिटी रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल, इन एसआई यूनिट सिस्टम, इन सीजीएस यूनिट सिस्टम, इन फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, क्वांटिटी नेवर बी चेंज। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगी इन एनी यूनिट सिस्टम। प्लीज नोटेड इट। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, क्वांटिटी को स्प्लिट किया इन टू सेक्शंस में। वन टाइप की क्वांटिटी वो होती है दे हैव यूनिट, अनदर क्वांटिटी वो होती है दे यूनिटलेस। तो अगर क्वांटिटी यूनिट रखती है तो दैट मे हैव डायमेंशनल फार्मूला और मे नॉट बी। यूनिट है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशनल फार्मूला हो, दैट मे हैव और मे नॉट बी। अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है, दैट क्लियरली have no dimensional formula, clearly no dimensional formula. So that physical quantity must have no dimensional formula. But here may have dimensional formula अगर यूनिट है। उसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। एक वो क्वांटिटी होती है जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री। अनदर इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे, बट यहां फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस वन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दिस वन इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बातें करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट। नेम है फंडामेंटल। अब कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज इन होल साइंस, नॉट ओनली इन फिजिक्स, होल साइंस। तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी? 7। बिकॉज दे इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। 7 ही ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम फंडामेंटल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं भैया? बिकॉज दे इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं कि किसी एक क्वांटिटी में अगर कोई चेंज करेंगे तो रेस्ट 6 क्वांटिटी रिमेन सेम। अगर 2 क्वांटिटीज में चेंज करेंगे तो रेस्ट 5 रिमेन सेम। इसलिए हमने 7 को फंडामेंटल कैटेगरी में रखा है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको समझ लेते हैं। तो हमने एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं दिस। इस टेबल में हम राइट करते हैं वन साइड में सीरियल नंबर, अनदर साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन यूनिट, यूनिट सिंबल एंड डायमेंशनल सिंबल। सो क्वांटिटीज लाइक एज दिस। फर्स्ट क्वांटिटी पे मार्क कर लेते हैं मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, यूनिट सिंबल होता है केजी, और उसका डायमेंशनल सिंबल होता है इनिशियल लेटर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो लाइक एज एम। मास का एम होगा, लर्न रखना। सेकेंड वन है लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, दिस वन यूनिट मीटर। यूनिट सिंबल होता है एम और डायमेंशनल सिंबल होता है एल, कैपिटल है। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टाइम। उसकी यूनिट होती है सेकंड, यूनिट सिंबल होता है सेकंड, दैट इज एस, और डायमेंशनल सिंबल होता है टी। ये जो 3 क्वांटिटीज हैं इनको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमने नाइन्थ में पढ़ी थी। सो दे आर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखते हैं फोर्थ वन। सो दिस वन टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यूनिट होती है केल्विन, यूनिट सिंबल के और डायमेंशनल सिंबल के और थीटा। सम बुक्स के से रिप्रेजेंट करती हैं, सम थीटा से। हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया करेंगे कॉमनली। फिफ्थ वन होती है करंट, जिसको मेजर करते हैं एम्पियर में। यूनिट सिंबल होता है ए और डायमेंशनल सिंबल आल्सो ए, कैपिटल। सिक्स वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट होती है कैंडला, यूनिट सिंबल सी डी, डायमेंशनल सिंबल आल्सो सी डी। सेवेंथ वन, लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
दैट्स यूनिट इज मोल, MOLE, that's a unit. Unit symbol MOL and dimesyl symbol also MOL. तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमिसल सिंबल प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं सर रेस्ट वन पर। रेस्ट में बातें करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऑब्लिक यूनिट। ड्राइव्ड क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? नेम है ड्राइव्ड। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? मतलब जिनको हम ड्राइव करेंगे किसकी हेल्प से? फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लिख लेते हैं दोज क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हमने ड्राइव किया है विद द हेल्प ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब उन क्वांटिटीज को समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में राइट कर लेते हैं दिस वन एग्जाम्पल। तो आप कहेंगे जी क्वांटिटी को मार्क कर लेते हैं एरिया। अगर एरिया को देखो तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो ये लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फंडामेंटल है, बिकॉज दे आर अ लेंथ, दोनों ही फंडामेंटल है। दो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके क्या बना? एरिया। अब लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब मीटर, मीटर फॉर लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एम फॉर लेंथ, एम फॉर मीटर, मीटर मींस लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L2, L की पावर 2, L फॉर मीटर, L फॉर लेंथ। सो लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। तो देखो मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ L की पावर 2 लगा दी। अब ये भी करेक्ट है, लेकिन जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं एटलीस्ट। और फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी? तो आपने कहा 3, मास लेंथ एंड टाइम। तो आप कहेंगे इसमें मास तो है नहीं, इसमें टाइम भी नहीं है, तो हम लिखेंगे M0 L2 T0। तो M0 का मतलब क्या है? एरिया नॉट डिपेंड्स ऑन मास। T0 का मतलब क्या है? एरिया नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, बट एरिया डिपेंड्स ओनली ऑन द L की पावर 2, मतलब लेंथ स्क्वायर। तो ये हमें एक नोटिफिकेशन मिल गया। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो ये है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है? दिस वन इज अ ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या है? दिस वन इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। सो दिस वन और दिस वन सेम इज। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो दो फंडामेंटल को डिवाइड करके जो क्वांटिटी बनी दैट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। और कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है? दैट्स वन इज अ स्पीड। अब इसकी यूनिट लिख लो। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बन गया? ड्राइव्ड यूनिट। और ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब आप कहेंगे जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। सो दिस वन इज अ मीटर, मीटर मतलब लेंथ, सो एल। दिस वन सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, सो T-1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1। ऐसे लिखेंगे, हम बोलेंगे ऐसे ही, एरिया को बोलेंगे L2, लेकिन लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बेसिक कितनी थी? 3। तो यहाँ पर मास तो है नहीं, तो आप लिखेंगे M0 LT-1। तो हमने उसको राइट कर दिया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कौन क्या क्या था। तो आपने कहा ये क्या थी? तो ये थी ड्राइव्ड, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपने कहा ये क्या है भैया? तो ये है ड्राइव्ड यूनिट। और आप कहेंगे ये क्या है? सो दिस वन डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें पता चल गया, अगर कुछ भी पूछेगा तो हम इजीली उसको मार्क कर लेंगे। डन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन मेरे से पूछता है डायमेंशनल पावर बताओ। तो जब भी हम डायमेंशनल पावर निकालते हैं किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी की, तो इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं, मींस M, L और T में। अब इनकी जो पावर है उनको लिख लो। यहाँ पर पावर क्या है? M की पावर क्या है? 0। L की पावर क्या है? 2। टाइम की पावर क्या है? 0। सो दीज आर द डायमेंशनल पावर ऑफ एरिया। ये है डायमेंशनल पावर, डायमेंशनल पावर। आप कहेंगे ऐसी स्पीड की डायमेंशनल पावर क्या होगी? तो इसकी जो पावर है
एम एल और टी की उसको मार्क कर लो, सो 0 देन 1 कॉमा -1, सो दिस वन डायमेंशनल पावर ऑफ स्पीड। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो उसको समझते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है जी उसको समझते। एग्जांपल देखो, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला कॉमा ड्राइव्ड यूनिट एंड डायमेंशनल पावर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में क्या दे रखा है, तो प्रेशर दे रखा है। मुझे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, ड्राइव्ड यूनिट और डायमेंशनल पावर निकालने हैं, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी दे रखी है उसका कोई सिंपल फॉर्मूला लिख लो जो नोन हो। मुझे प्रेशर का नोन फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसे ही मैंने इसको राइट किया फोर्स अपॉन एरिया, तो आप कहेंगे सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर लो, सो दिस वन ml/t-2, ये हमें लर्न होना चाहिए। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो L2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनता है m l⁻⁻1 t-2, सो दिस वन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब आप कहेंगे जी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है, इस डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से ड्राइव्ड यूनिट लिखो। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले से ड्राइव्ड यूनिट लिख रहा हूं, ये क्या है m फॉर मास, सो किलोग्राम। दिस वन l फॉर लेंथ, सो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, तो मीटर की पावर -1 क्योंकि यहाँ भी -1 लिखा है। t फॉर टाइम, सो सेकंड की पावर -2, ये हो गई ड्राइव्ड यूनिट। अब आप कहेंगे डायमेंशनल पावर बता दो, तो पावर मतलब इनकी जो पावर लिखी हुई है उसको लिख लो। तो m की पावर क्या है 1, l की पावर क्या है -1, t की पावर क्या है -2, तो मैंने उसको राइट कर दिया। और देखो मुझे डायमेंशनल पावर मिल गई। लिखने का ऑर्डर यही होगा, पहले मास का, फिर लेंथ का, फिर टाइम का। सिर्फ फंडामेंटल का ही लिखेंगे, रेस्ट किसी का हम नहीं लिखते। डन। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला आपको लर्न होना ही चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो चलो नेक्स्ट की बातें करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं जी टॉर्क, फॉर टॉर्क। अब मुझे टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आप कहेंगे टॉर्क का कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। अब आप कहेंगे जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो फोर्स है तो आपने कहा m l t-2, डिस्टेंस है सो दिस वन l। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई ml/t-2। पावर को अरेंज कर लो, लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क मिल गया। अब इसकी ड्राइव्ड यूनिट लिखेंगे, तो आप कहेंगे मास है तो क्या आएगा किलोग्राम, लेंथ है तो मीटर स्क्वायर, टी फॉर टाइम, सो सेकंड की पावर -2। अब आप कहेंगे जी पावर लिखो, तो पावर कितनी है, मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की 2, टाइम की -2, सो डायमेंशनल पावर ऑफ टॉर्क आ गई। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ड्राइव्ड यूनिट या डायमेंशनल पावर निकालनी है। तो आप कहेंगे कोई फॉर्मूला लिख लो जो आप जानते हो इजीएस्ट। तो मुझे वर्क का पता है, और वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, सो दिस वन ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट का दिस वन l, तो ये कितना आ गया ml/t-2। लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क सभी का सेम ही होगा। डन। फॉर्मूला मे बी डिफरेंट बट डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन सेम। अब आप कहेंगे इसकी ड्राइव्ड यूनिट बताओ, तो मास है तो किलोग्राम होगा, मीटर का स्क्वायर है तो देखो एल का स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो गया, टी की पावर -2 है, टी फॉर टाइम, सो सेकंड -2। पावर लिखेंगे सो 1 देन 2 देन -2। डन। एक बार चेक करो। अब आप बातें करते हैं कुछ अनदर इंपॉर्टेंट की, और उसको देखते हैं जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं। अब आप कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला, ड्राइव्ड यूनिट, डायमेंशनल पावर निकालने। सबसे पहले कोई इजीएस्ट यूजेबल फॉर्मूला सोचो जो आपको इजी लगता है, जहां पर ये क्वांटिटी यूज होती हो। तो मुझे समझ में आ गया ये यूज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो मैंने उस फॉर्मूले को राइट कर दिया। इस फॉर्मूले की हेल्प से जी को निकाल लो, तो अगर आप जी को निकालेंगे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा लाइक इज दिस वन। चेक करो। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो,
तो फोर्स का क्या बताया था, ml t-2, r डिस्टेंस है तो L2, m1 m2 मास है, सो दिस वन m2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे m की पावर -1 आएगी, l की पावर 3 आएगी, t-2 आएगा। सो दिस वन इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो आप ड्राइव्ड यूनिट लिख सकते हो। मास की पावर कितनी है, -1, सो किलोग्राम -1। लेंथ की कितनी है, तो आपने कहा जी L3, सो दिस वन इज मीटर क्यूब। टाइम की कितनी है, t की पावर -2, सो सेकंड की पावर -2। चेक करो। अब डायमेंशनल पावर लिखना चाहेंगे तो -1 3 -2, सो लाइक इज दिस। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट का और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात ही करते हैं गैस कांस्टेंट की। किसकी, तो गैस कांस्टेंट देख लेते हैं सर। गैस कांस्टेंट क्या कहता है हमारा, तो गैस कांस्टेंट देखो कहां पर यूज होता है, तो ये केमिस्ट्री में आपने यूज किया होगा इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को देखेंगे तो ये होती थी पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, दिस वन आइडियल गैस इक्वेशन। आप कहेंगे पी क्या है, तो पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन टाइम। तो चेक कर लो। अब मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। तो पहले फॉर्मूले को मॉडरेट कर दो, कर लिया। अब आप कहेंगे पी क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, अभी तो बता चुके हो। तो यहां पर मास है तो हमने राइट कर लिया किलोग्राम, लेंथ है सो मीटर स्क्वायर, टी फॉर टाइम सो सेकंड की पावर -2, थीटा दैट्स टेम्परेचर सो दिस वन केल्विन, मोल दैट इज मोल की पावर -1, सो दिस वन डायमेंशनल ड्राइव्ड यूनिट। एंड देन डायमेंशनल पावर देखेंगे तो सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो मास की पावर कितनी है, लेंथ की कितनी है, टाइम की कितनी है, ओनली बेसिक्स लिखेंगे, रेस्ट ऑफ देम को अवॉइड कर देंगे। देन आप देखते हैं नेक्स्ट में 6 1 दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब बात ही करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, नहीं लर्न है तो धीमे धीमे आपको लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बातें करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कहां पर यूज होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो ई दिस वन इक्वल्स टू होती है 3/2 kT। अब यहां से मुझे के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो के दिस वन इक्वल्स टू आएगा 2/3 E/T। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं, तो आप कहेंगे 2/3 क्या है, ये तो न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर डायमेंशन लेस होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ई एनर्जी है तो एनर्जी का कितना होगा, ml2T-2। टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन, सो दिस वन इज थीटा। तो यहां निकालेंगे तो ये हो गया ml2T-2 थीटा-1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ चुका है। अब आप कहेंगे सर m क्या है, तो m मास है तो किलोग्राम, l लेंथ है सो मीटर स्क्वायर, t टाइम है सेकंड की पावर -2, थीटा टेम्परेचर है सो केल्विन की पावर -। अब आप कहेंगे डायमेंशनल पावर लिखो, सो मास की, देन लेंथ की, देन टाइम की, बस बेसिक्स की लिखते हैं। अब आप कहेंगे जी प्लांक्स कांस्टेंट पर आ जाओ। तो प्लांक्स कांस्टेंट का अगर हम देखेंगे तो प्लांक्स कांस्टेंट का भी कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो प्लांक्स कांस्टेंट कहाँ यूज होता है, उसका इजीएस्ट फॉर्मूला, ये यूज होता है एनर्जी ऑफ फोटोन में। तो उसको लिख लेते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, सो दिस वन एनर्जी ऑफ अ फोटोन। डन। अब यहां से H निकाल लो, तो H इक्वल्स टू क्या आएगा, E/न्यू, दिस वन इज अ न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो आप कहेंगे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लो, तो E एनर्जी है सो दिस वन ml2T-2। आप कहेंगे जी फ्रीक्वेंसी का कितना होगा, T-1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ml2, यहाँ देखेंगे T-1, सो दिस वन डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट। डन। अब क्या करते हैं सर, अब यहाँ पर कुछ और चीजों को समझते हैं और उसको देखो। ड्राइव्ड यूनिट लिखनी है तो m है तो किलोग्राम, l है तो मीटर का स्क्वायर, t है तो टाइम, सो सेकंड की पावर -। डायमेंशनल पावर लिखेंगे तो इनकी जो पावर आ रही है उनको लिख लो जी, डायमेंशनल पावर आ गई। अब आपने यहां देखा होगा जब इतने क्वेश्चंस किए होंगे, मे बी कि आपको फॉर्मूले ना पता हो, तो उनको धीमे धीमे हम लर्न करेंगे। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा जी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लाना चाहिए एल टी माइनस टू। अभी आपने देखा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो एम एल टी माइनस टू। एनर्जी का आपने बहुत ज्यादा यूज किया है, तो एम एल टू टी माइनस टू। आपने कहा प्रेशर का भी हमने यूज किया है, तो कितना होना चाहिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी तुमने देखा, तो फ्रीक्वेंसी का कितना था टी माइनस वन। अगर आपको इतने बेसिक्स लर्न रहते हैं दे आर एनफ, बाकी हम इनकी हेल्प से ड्राइव कर लेते हैं। तो ये नियरली 6 हैं जो आपके माइंड में ऑल टाइम्स रहने चाहिए, रेस्ट ऑफ देम का हम ड्राइव कर लेंगे, बशर्ते कि हमें फॉर्मूला आता हो, और फॉर्मूला हम डे टू डे सीखेंगे, तो सीखते सीखते चीजें हमें आ जाएंगी। डन। नोट्स अपनी साइड से बनाते हुए चलिएगा, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी, इनको लिखिएगा, 1 से 2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कुछ चीजें आपके लिए बेटर होती चली जाए। डन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज की बातें करते हैं, दे आर यूनिटलेस। तो मैंने यहां पर मार्क किया, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। कौन सी? डायमेंशनलेस। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस होंगी? ऐसी कुछ क्वांटिटी वो हो सकती हैं जो यूनिटलेस थी, वो तो होंगी ही होंगी। जो यूनिटलेस हैं दे मस्ट बी डायमेंशनलेस। कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हो सकती हैं दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने कहा यूनिट होगी, हो सकती है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं? आपने कहा ऑल न्यूमेरिक नंबर, जितने भी न्यूमेरिक नंबर हैं दे आर डायमेंशनलेस। पाई डायमेंशनलेस। थीटा, देखो इसका एंगल होता है, बट ये दिस वन हैव यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉलिड एंगल, दिस वन हैव यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, सिंबल्स को ध्यान रखिएगा और नेम को ध्यान रखिए। इन दोनों को हम 12th में यूज करते हैं बहुत कॉमनली। पॉइजन रेशियो, ये आगे हम यूज करेंगे। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस साइन, कॉस, टेन, कॉट, दे आर। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंस, अभी हम बहुत सारी चीजें जानेंगे आगे धीमे धीमे। डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो डिफरेंशिएशन आप बोलते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं, दे आर डायमेंशनलेस। ये सब के सब डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? इनका डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा, तो इसको लर्न रखना है। डन। तो जितने भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनको आप अपने माइंड में रखिए। अब नेक्स्ट की बातें करते हैं, उसको देखो। अब बड़े इंपॉर्टेंट की बातें करते हैं, और यहाँ देखते हैं सर, मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो चैप्टर है ना वो इस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, देयर आर 7 मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज। कितने ऑपरेटर? 7। कहां पर यूज होंगे? कैन बी यूज्ड इन सेम डायमेंशनल क्वांटिटी। तो ऐसे 7 ऑपरेटर हैं जो यूज होते हैं इन सेम डायमेंशनल क्वांटिटी। ये कभी भी डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी में यूज नहीं हो सकते, हमेशा सेम में ही यूज होंगे। कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, इक्वस टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू। काउंट करो ये कितने हैं? 7 है। अगर ये 7 ऑपरेटर कहीं यूज हो रहे हैं तो आप समझ जाइए क्वांटिटी मस्ट बी सेम। इनमें से कोई भी अगर यूज हो रहा है तो क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऑपरेटर यूज हो और क्वांटिटी डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी ऑपरेटर ले लो, आप लेंथ को लेंथ में ही ऐड करेंगे और फाइनली लेंथ ही मिलेगा। देखो, मैं मेरे वर्ड को पकड़ो, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे लेंथ मिलेगा। न्यूमेरिक वैल्यू चाहे या कुछ भी हो, मे बी 2 आ जाए, हमें उससे 2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यूनिट से। अगर लेंथ है कितनी भी हो, दूसरी लेंथ में ऐड करोगे तो आंसर जो भी आएगा बट वो लेंथ में ही आएगा।
लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ में ही आएगा, मतलब लेंथ ही होगा। मास को मास में ही ऐड करेंगे तो मास ही आएगा, वर्ड पकड़ो। मास को मास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी मास ही मिलेगा, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो। टाइम को टाइम में ऐड करेंगे टाइम मिलेगा, टाइम को टाइम से सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ को मास में ऐड कर दो आप, कभी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मास को टाइम में ऐड कर दो या मास को टाइम में ऐड करो, कभी नहीं हो सकता, नेवर। ऐसा भी नहीं होगा कि आप टाइम को लेंथ में ऐड कर पाओ या सब्ट्रैक्ट कर पाओ, कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये कभी नहीं हो सकते, नेवर भी, ऐसा नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ना इक्वल, इनमें से कोई भी ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मीटर है, मैंने उसको 3 सेकंड में क्या मैं ऐड करके कुछ 5 मीटर या सेकंड लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे कभी नहीं लिख सकते। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे पास 2 मीटर है और इधर 10 सेकंड है, क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 सेकंड बड़ा है? नहीं कह सकता, बिकॉज यूनिट्स आर डिफरेंट, क्वांटिटीज आर डिफरेंट, दे नेवर बी कंपेरेबल। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 मीटर है और 2 सेकंड है, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं कह सकते। क्या 2 मीटर को मैं 2 किलोग्राम की इक्वल कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, बिकॉज क्वांटिटीज आर डिफरेंट। ये ऑपरेटर हमेशा वही यूज होंगे जहां पर क्वांटिटीज कैसी हो, सेम रही हो। ये और 7 ऑपरेटर वही यूज होते हैं जहां पर क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। लर्न कर लो अपनी माइंड में, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज हो रहा है, समझ जाना दे मस्ट बी सेम क्वांटिटीज, अदरवाइज दे नेवर बी यूज्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये 7 ऑपरेटर देखे तो इनमें से कुछ ऐसे ऑपरेटर थे जो मिसिंग है। वो कौन से ऑपरेटर हैं? तो आपने कहा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनके लिए समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, देयर आर टू मैथमेटिकल ऑपरेटर मे बी यूज्ड इन सेम एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो सेम और डिफरेंट दोनों में यूज हो सकते हैं। देखो ये दोनों, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सेम में भी यूज हो सकते हैं और डिफरेंट में भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के बिहाफ पर देखें तो देखो, मैंने एरिया निकाला है, आपने कहा एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये दोनों ही सेम क्वांटिटी है, लेंथ भी मीटर में आती है, ब्रेथ भी मीटर में आती है, देखो दो को मल्टीप्लाई किया एरिया। आप कहेंगे स्पीड निकालो, स्पीड निकालते डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो दोनों डिफरेंट हैं बट दे कैन बी डिवाइड। आपने कहा डिस्टेंस निकालो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आप कहेंगे स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, देखो दोनों डिफरेंट हैं बट दे कैन बी मल्टीप्लाइड। हेलो, आपने कहा जी एक्सेलरेशन निकालो, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, देखो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी बट दे कैन बी डिवाइडेड। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो ऑपरेटर हैं, ये सेम क्वांटिटी में भी यूज हो सकते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी में भी यूज हो सकते हैं, लर्न रखना है। डन। अब थर्ड रूल दिखाता हूं इसी का। थर्ड रूल क्या कहता है भैया? थर्ड रूल कहता है सर, पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों जी? ये मेरे पास कोई फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी पावर है 80। अब पावर जो भी होगी एज पर स्टेटमेंट वो डायमेंशनलेस होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जो पावर होती है वो हमेशा एक न्यूमेरिक नंबर होता है। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर लगाते हैं तो कोई ना कोई न्यूमेरिक नंबर होता है, और न्यूमेरिक नंबर कैसा होता है? आपने कहा डायमेंशनलेस। तो ये पूरा का पूरा कैसा होगा? ये तो पावर है, तो ये होगा डायमेंशनलेस। डन। अब आप कहेंगे कि ये हमें लर्न रखना है, डायमेंशनलेस है तो हमें फायदा क्या होगा? अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उस पावर को पूरी को लिख लो, और आपको इसको, ये तो डायमेंशनलेस है मतलब M0 L0 T0, इसको अपने समझने के लिए तुम इसको 1 लिख लो, क्योंकि 1 इज ए न्यूमेरिक नंबर और दिस न्यूमेरिक नंबर इज आल्सो डायमेंशनलेस, तो आपने इसको लिख लिया। अब आप कहेंगे ए इक्वल टू, तुम लिख सकते हो 1/t। अब आप कहेंगे ठीक है, तो टी इज अ टाइम। ए क्या है? ए इज एनी कांस्टेंट,
ए का मुझे नहीं पता था जिसका मुझे निकालना है, जबकि टी मेरे पास नोन है, टी इज अ टाइम। तो आपने कहा जी ए का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपने कहा जी ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा 1/t। इसको लिखेंगे तो कितना आता है, टी की पावर -1। लो जी ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो जरा मेरे वर्ड को पकड़ो। आपने कहा जी ए कोई अननोन क्वांटिटी है, जबकि टी कैसी थी, टी तो नोन थी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कैसा था, वो डायमेंशनलेस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ नोन आना चाहिए, और यहां पर आ भी रहा है। तभी तो ये दोनों मिलकर डायमेंशनलेस बनेंगे। मेरे पॉइंट को पकड़े आप। अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस जा रहा है जिसमें से एक अननोन है दूसरी नोन है, तो अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी रेसिप्रोकल ऑफ द नोन। और यहां हो भी रहा है, देखो रेसिप्रोकल जा रहा था, यहां भी देख सकते हो रेसिप्रोकल। डन। चलो अब कुछ आपको आगे दिखाता हूं, उसको समझो क्या कहता हूं सर। अब कहते हैं ये है कुछ इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहला, फर्स्ट में देखते हैं सर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मार्क किया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या कहते हैं जी, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन डायमेंशनली नॉट फिजिकली। डायमेंशन एनालिसिस के बिहा पर हम करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन चेक कर सकते हैं। कैसा करेक्टनेस, डायमेंशनली, नॉट फिजिकली और मैथमेटिकली। तो अभी हम इस चैप्टर से जानेंगे किसी भी ड्राइव्ड रिलेशन को डायमेंशनली चेक करना, कि वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब हमने यहाँ पर कुछ नोट डालकर लिख लेते हैं। अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दैट रिलेशन मे बी फिजिकली करेक्ट और मैथमेटिकली करेक्ट। ये अपने माइंड में सेट करो। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, दैट मे बी फिजिकली और मैथमेटिकली करेक्ट। लेकिन अगर कोई रिलेशन फिजिकली करेक्ट है, दैट रिलेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट का मतलब, अगर कोई फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली करेक्ट आंसर देता है तो समझ जाइए कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। जो भी फॉर्मूले आप जानते हो जो जो आपको करेक्ट आंसर्स देते रहे, दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो अगर कोई फिजिकली करेक्ट है या मैथमेटिकली करेक्ट है, तो दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, दैट मे बी फिजिकली करेक्ट। डन। तो इस एप्लीकेशन में हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और देखेंगे अभी कैसे हम चेक करते हैं। तो किसी एग्जाम्पल को लेके आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। ओके, क्या करें भैया, कोई भी रिलेशन को आप राइट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलेशन को लिखा के दिस वन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस रिलेशन को आपको बताना है दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो कैसे करें, अगर मुझे इसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करो, इसका एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या इक्वल आ रहा है। अगर इनके एलएचएस और आरएचएस के फॉर्मूले इक्वल आ रहे हैं तो दे डायमेंशनली करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस। एलएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो। तो आपने का एलएचएस साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते थे, दैट इज ml2t-2। लिख लिया। अब आप कहेंगे जी अब क्या करेंगे सर, अब लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। तो लिख लेता हूं जी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। आरएचएस में देखेंगे तो क्या है, ये तो हाफ है, तो हाफ तो डायमेंशनलेस होगा। दूसरा क्या है, एम मास है तो एम लिख लेंगे। नेक्स्ट में क्या है, स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड का हम जानते थे Lt-1, उसका स्क्वायर दे रखा। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, ml2t-2। अब चेक करो क्या एलएचएस का फॉर्मूला और आरएचएस के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं जी हेयर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे 9th और 10th में, याद करो। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस दिस रिलेशन
इज डायमेंशनली करेक्ट। लो जी, हमें समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये अनइक्वल आते, डिफरेंट होते, तो हम कहते दिस रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इक्वल आ जाए तो करेक्ट है, अनइक्वल आए तो इनकरेक्ट है। तो ये हमने यहां पर सीख लिया, पहली एप्लीकेशन हमारी हो गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन होंगे, तो आप उनको इजीली समझ सकते हैं। अब दिखाता हूं जो अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एंड दैट इज एप्लीकेशन नंबर 2। मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताती है एप्लीकेशन? तो आप कहते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ दिस application we can find the dimensional formula, derived unit and dimensional power of a unknown physical quantity। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप जो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, ड्राइव्ड यूनिट एंड डायमेंशनल पावर फाइंड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है, दे यूज्ड इन नोन रिलेशन। तो जो अननोन क्वांटिटी है जिसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो, विच कैन यूज्ड इन नोन रिलेशन, वो नोन रिलेशन में यूज्ड होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उनको आप समझिएगा कि कैसे आप निकालेंगे। डन। तो मैं यहाँ क्या कहता हूं जी, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, कॉमा ड्राइव्ड यूनिट एंड डायमेंशनल पावर ऑफ ABCD एज यूज्ड इन गिवन रिलेशन। तो मेरे पास कुछ गिवन रिलेशंस होंगे, उनमें ABCD अगर कहीं आ रहे हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ड्राइव्ड यूनिट बतानी है और डायमेंशनल पावर बतानी है। अब रिलेशन क्या है? तो रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, लाइक एज दिस। रिलेशन क्या है भैया? y इक्वल टू a प्लस VT प्लस C/T²। ये रिलेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में बता रखा होगा y रिप्रेजेंट पोजीशन एंड t रिप्रेजेंट टाइम। तो हमें क्या बताना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B और C बताना है। अब इस रिलेशन को आप गौर से देखो और उनको समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है। तो आपने कहा ये तो इक्वल है, और ये मैंने बताया था इक्वल कहाँ यूज हो सकता है। आपने कहा जी सेम डायमेंशनल क्वांटिटी में, इसका मतलब समझ में आ गया। LHS साइड और RHS साइड, इसका मतलब डायमेंशनली मस्ट बी सेम, तभी इक्वल ऑपरेटर यूज हुआ है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता। मतलब ये दोनों डायमेंशनली सेम है। दूसरा, अब आप कहेंगे जी यहाँ पर तो प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये कब यूज होता था? तो आपने बताया था अभी, प्लस तब यूज होगा जब ये भी डायमेंशनली सेम होंगी, और आप कहोगे ये भी डायमेंशनली सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दिस वन, दिस वन और दिस वन, दे इंडिविजुअली डायमेंशनली सेम। अब ये इंडिविजुअली भी सेम है, सबकी सब, और ये पूरा का पूरा y की इक्वल भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं y और a डायमेंशनली सेम है, bt और y डायमेंशनली सेम है, C/T² और y डायमेंशनली सेम है। सोचो पहले खूब अच्छे से। अगर आप इसको सोच चुके हो तो फिर मैं आप सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा डायमेंशनली। क्या लिखूंगा? डायमेंशनली ए सेम है y के। ये मैथमेटिकली सेम नहीं है, a इक्वल्स टू y मैथमेटिकली इज नॉट करेक्ट, बट इट इज डायमेंशनली करेक्ट ओनली। अब आपने कहा y क्या है भैया? तो y तो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया जी? तो आपने कहा जी a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया l, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0L/T0, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपने कहा जी इसकी ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी? तो ये तो लेंथ है, तो आपने कहा मीटर ओनली। डायमेंशनल पावर क्या होगी? तो 0,1,0। इनकी जो पावर आ रही है उसी सीक्वेंस में, पहले मास की, फिर लेंथ की, फिर टाइम की, हमने उसको राइट कर दिया, चलेगा। अब क्या कहते हैं जी, ए का निकल आया। अब आप कहेंगे जी बी का निकालो।
तो अगेन लिख लेता हूं सर। अगेन अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी टी इक्व, भाई वी टी भी तो वाई की इक्वल होगा, तो आप यहां से कह सकते हो बी इक्व टू कितना होगा, वाई अपॉन टी। वाई क्या है, तो वाई तुमने कहा लेंथ है, टी क्या है, तो टी तो टाइम है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी माइनस वन। आप बोल सकते हैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी माइनस वन। लिखना चाहो सुंदर तो आप कहेंगे एम जीरो एल टी माइनस वन। करेक्ट दोनों, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। लिखने के लिए सुंदर लिखा जाता है तो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलो अब आप कहेंगे जी ड्राइव्ड यूनिट बताओ, तो इसको देख के ड्राइव्ड यूनिट बता दो। एल है तो मास होगा, सॉरी एल है तो लेंथ होगी, सो मीटर। टी है तो टाइम होगा, तो सेकंड की पावर माइनस वन। पावर लिखेंगे तो इसको देख के लिखेंगे, सो दिस वन जीरो कॉमा वन कॉमा माइनस वन, मतलब मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर को लिख दो। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी का हमें पता चल गया। अब आप कहेंगे जी अगेन लिखो जी। अब फिर से अगेन में आ गए। अब किसका निकालना चाहते हैं, सी का। तो आप कहेंगे जी सी अपॉन टी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सी अपॉन टी स्क्वायर बी टी के इक्वल भी है और ए के भी इक्वल है, और ये सबके सब वाई के इक्वल भी है। सोचो आप यहां पर लिखा कैसे करेंगे, तो हम लिखा करेंगे सिंपली वाई, क्योंकि वाई इज अनोन। तो आप कहेंगे जी हमने सी को निकालना है, तो आप कहेंगे वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई क्या है, पोजीशन, सो दैट इज एल। टी क्या है, टाइम, सो टी टू। लो जी, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते थे एम जीरो एल टी टू। डन। यूनिट लिखेंगे तो इसी को देख के लिखो, एल है तो मीटर, टी है तो टाइम, सो मीटर सेकंड स्क्वायर। पावर लिखेंगे तो इसको देख के लिखो, सो जीरो कॉमा वन कॉमा टू। एक बार चेक करो खूब अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलो आगे बढ़ते हैं और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अनदर क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, सो दैट इज v इक्वल्स टू ए टी प्लस का बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी क्यू, वेयर v इज अ स्पीड, t इज अ टाइम। आप कहेंगे जी v नोन है और t भी नोन है, तो हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है a का, देन b का, c का और d का। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, ड्राइव्ड यूनिट और डायमेंशनल पावर निकालनी है एज पर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, फिर से वही प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करना है भैया, यहां पर देखो ये इक्वल ऑपरेटर है। तो ये इक्वल ऑपरेटर क्या बता रहा है, आपने का ये बता रहा है कि एलएचएस और आरएचएस साइड डायमेंशनली सेम है, मतलब ये और ये मस्ट बी डायमेंशनली सेम। मेरे वर्ड को पकड़ो, मस्ट बी। दूसरा आप कहेंगे ये प्लस ऑपरेटर लगा है, ये भी प्लस ऑपरेटर लगा है, और ये प्लस ऑपरेटर तभी लगेगा जब ए टी डायमेंशनली सेम हो जाए बी टी स्क्वायर, और बी टी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनली सेम एज अ सी अपॉन डी माइनस का टी क्यू। अब तुम कहोगे जी डी माइनस का टी क्यू को भी देखो गौर से, तो डी का भी सेम होगा टी क्यू के, क्योंकि तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। तो हमें समझ में आ गया। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, तो चलो निकालते हैं। आपने कहा जी अब लिखेंगे डायमेंशनली। अगर मैं डायमेंशनली राइट करूंगा तो लिखूंगा ए टी इक्वल्स टू वी। डन। यहां से ए का निकालूंगा तो लिखूंगा बी अपॉन टी। यहां कहेंगे v क्या है, स्पीड, सो दिस वन एल टी माइनस वन, टी इज अ टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस टू। डन। अब कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट लिखनी है, तो ड्राइव्ड यूनिट आप लिख सकते हैं दिस वन मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस टू। पावर आप लिखना चाहें तो ड्राइव पावर लिख सकते हैं, डायमेंशनल पावर। आपने कहा जी ए का आ चुका है, अब किसका चाहिए भैया, अब चाहिए बी का, तो आप लिख सकते हैं बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी। यहां से बी का निकालेंगे तो वी अपॉन टी स्क्वायर होगा। वी स्पीड है, सो एल टी माइनस वन। टी टाइम है, सो टी टू। आप कहेंगे ये कितना आएगा, एल टी की पावर माइनस थ्री। ड्राइव्ड यूनिट देखेंगे, एल है तो मीटर, टी है तो टाइम, सो दिस वन। आपने कहा जी बी का आ चुका है, अब लिखते हैं जी सी का। तो फिर से मार्क कर लेते हैं सर। सी में मार्क करेंगे तो फिर से लिखेंगे अगेन, क्या कहेंगे आप, सी अपॉन डी माइनस का टी क्यू इक्वल्स टू वी। अब यहाँ पे समझने की बात यह है
कि देखो जरा, डी को टाइम में से सब्ट्रैक्ट किया है टी के क्यू से, तो डी भी टी क्यू होगा, और अगर टाइम को टाइम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम ही आएगा। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, सी अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू वी। तो फिर लिख सकते हो सी दिस वन इक्वल्स टू वी इंटू टी क्यू। तो v का क्या होगा, एल टी माइनस वन, टी का क्या होगा, टी क्यू। तो आपने कहा c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल टी टू। डन। यूनिट लिखेंगे ड्राइव यूनिट, तो एल है तो मीटर, टी है तो सेकेंड। सो लाइक इज दिस। अभी देखो ए बी सी का आ चुका है। अब आप कहेंगे जी हमें डी का निकालना है, तो फिर से लिख लेते हैं सर अगेन। अगेन में राइट करेंगे तो आप लिखेंगे जी डी किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा डी तो टी क्यू के इक्वल होगा। तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया टी क्यू। तो ड्राइव्ड यूनिट भी आ गई इसकी, सेकंड की पावर 3। लो जी, डायमेंशनल फॉर्मूला सबके आ चुके हैं। एक बार आप अपनी साइड से अच्छे से सोचो, और लगे आपको कि मजा आया है तो बताओ उस मजे को कमेंट्स के साथ में। अगर कोई कंसर्न है तो आप मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको सेम डे में रिप्लाई कर दूं। अगर कोई कंसर्न है तो विद वॉइस आएंगे तो विद वॉइस आपको भेज देंगे। नेक्स्ट में आते हैं सर। अब आते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दिस वन एफ इक्वल्स टू ए माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी टी। एफ क्या है, फोर्स है, ए और बी कोई कांस्टेंट है, एक्स पोजीशन है, टी टाइम है, लिख रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्या करना है जी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, बिकॉज ए एंड बी आर अननोन, तो उनके हमें डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए। तो निकालेंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, हम निकालें। जैसे ही हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे तो आप कहेंगे जी टिक लगाओ। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है भैया, कॉन्सेप्ट कहता है सर, लिख लेते हैं डायमेंशनली। आप कहेंगे डायमेंशनली आप लिख सकते हैं, देखो ए को, इसको सोचो, पहले सोच लेते हैं। यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया जी, आपको समझ में आ गया कि एफ और दिस वन डायमेंशनली सेम होंगे। दूसरा आपको और भी समझ में आ गया, ए को एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो ये डायमेंशनली सेम होंगे। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूं। तो ए डायमेंशनली सेम होगा एक्स स्क्वायर के, और एक्स क्या है, पोजीशन, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L2। ड्राइव यूनिट लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे जी अब बी का निकालना है, तो देखो ए का आपने कहा एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा, मतलब L2, और एक्स स्क्वायर का भी L2, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो आप इसको लिख सकते हो जी अगेन। अगेन किसका, अब मुझे बी का निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ इक्वल्स टू दिस वन ए माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर बी टी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, क्योंकि ए और एक्स स्क्वायर डायमेंशनली सेम है। डन, तभी तो सब्ट्रैक्ट हुए। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे तो बी का निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एफ टी। एक्स स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस, एफ एम एल टी माइनस टू फोर्स है, सो दिस वन इज टी। आप कहेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, एम की पावर -1, एल सिंप्लीफाई करो, टी देखेंगे तो टी। लो जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी आ चुका है। ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे तो आप कहेंगे जी किलोग्राम की पावर -1, दिस वन मीटर, दिस वन सेकेंड। लो जी, ए का और बी का दोनों का आ चुका है, दिस वन फॉर ए एंड दिस वन फॉर। डन। सोचिएगा जरूर, अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा कम से कम दो बार। नेक्स्ट में देखते हैं कि अनदर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट में v माइनस का b इक्वल्स टू एन आर टी। दिस वन वंडरवाल गैस इक्वेशन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी हो। अगर मेरे पास ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो P रिप्रेजेंट प्रेशर, V रिप्रेजेंट वॉल्यूम, R रिप्रेजेंट गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स। आप कहेंगे जी A और B जो अननोन है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। तो आप कहेंगे जी फिर से वही ट्रिक लगाओ, लगाते हैं सर। लिखेंगे डायमेंशनली,
अच्छा थोड़ा सोचते हैं, आप कहेंगे जी यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन मुझे बता रहा हूँ, यहाँ पे किसका माइनस का साइन, ये साइन तो तभी यूज होंगे, ये अगर प्लस का साइन है तो दे आर डायमेंशनली सेम, यहाँ पर माइनस का साइन है तो दे मस्ट बी डायमेंशनली सेम, बस यही कॉन्सेप्ट लगा दो और आंसर आ गया। इसका मतलब ए ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू होगा पी के, ए इक्वल टू होगा पी इंटू वी स्क्वायर। पी क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का कितना होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपको लर्न होना चाहिए। वी क्या है, वॉल्यूम, सो दिस वन एल क्यू उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, एम एल की पावर 5 टी माइनस टू। लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए आ गया। ड्राइव्ड यूनिट तो तुम बना ही सकते हो, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। एम है तो किलोग्राम, एल है तो मीटर की पावर 5, टी टाइम है तो सेकंड की पावर माइनस टू। डन। अब आप कहेंगे सर बी की बातें करते हैं जी, बी में देख लेते हैं जी अगेन। अगर बी निकालना है तो आप कहेंगे जी दे आर इक्वल। अच्छा वी क्या है, वॉल्यूम है, तो कितना आएगा एल क्यू। लो जी मार्क कर लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। डायब्ड यूनिट कितनी होगी, मीटर का क्यूब। लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है। डन। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर अनदर क्वेश्चन को, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो इन पे जरा आ जाते हैं। यहां पर देखोगे तो ये v है, v वेलोसिटी, ये स्पीड, इक्वल्स टू a अपॉन v e की पावर माइनस का a टी स्क्वायर। v क्या है, स्पीड है, t टाइम है, a और b कांस्टेंट है जिनका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ड्राइव्ड यूनिट, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा e क्या है, e दिस वन e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने लिखा था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। और ये क्या है, उसकी पावर है, तो उसकी पावर भी डायमेंशन लेस होती है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है और यहां पर क्या ऑपरेटर लगा है, इक्वल, मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब बी डायमेंशनली सेम होगा ए अपॉन वी के, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये तो डायमेंशन लेस होगा। तो बस ये सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, हमें समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, डायमेंशनली क्या होगा भैया, डायमेंशनली ए टी स्क्वायर कितना होगा, वन के, या फिर उसको लिख सकते थे एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इतना लिखोगे तो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, इसलिए वन लिख लो चल जाता है, क्योंकि वन भी डायमेंशन लेस है। अब मुझे ए का निकालना है तो आप कहेंगे मैथमेटिकली ए कितना आएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर। डन। अब आप कहेंगे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो ये कितना आ गया, टी की पावर माइनस टू। लो जी ए का निकल के आ गया। अब आप कहेंगे ए का तो आ चुका है सर, बी का बताओ, तो फिर से लिखूंगा अगेन, यहाँ मार्क कर लेता हूँ सर अगेन। अगेन मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन वी दिस वन इक्वल्स टू वी, क्योंकि तुम बता चुके हो दिस वन इज अ डायमेंशनलेस, क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल है। आप कहेंगे यहां देखेंगे तो आप सर बी का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ए बाई वी। ए का कितना आ रहा था, टी की पावर माइनस टू, वी क्या है, स्पीड, सो एल टी माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एल माइनस वन आ गया, ऊपर लेकर जाएंगे तो टी माइनस वन रह गया। अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो कितना आएगा, ड्राइव्ड यूनिट, सो मीटर की पावर माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन, यहां पर लिखते हैं तो सेकेंड की पावर माइनस टू। लो जी ए और बी ओके। तो फिर हमें करना क्या है जी, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए ओवर बी। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, टी माइनस टू, वी है सो दिस वन एल टी माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो एल माइनस वन आएगा एंड टी माइनस वन आएगा। डन। आप चाहें तो ड्राइव्ड यूनिट भी लिख सकते हैं, दैट इज मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं सेकेंड की पावर माइनस टू। सो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। डन। एक बार अपनी साइड से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक नॉलेज मिले। ओके। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर, नेक्स्ट में क्या कहते हैं आप। तो मेरे पास में रिलेशन दे रखा है लाइक एज दिस वन, एफ इक्वल्स टू था दिस वन, एफ इक्वल्स टू क्या दे रखा था, एफ इक्वल्स टू दे रखा है ए साइन बी एक्स माइनस का सी टी प्लस का डी, जहां पर एफ फोर्स है, एक्स पोजिशन है, टी टाइम है। तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी फाइंड आउट करना है। अब आप अपने जो कॉन्सेप्ट थे उनको चेक कीजिएगा। कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया
कि LHS और RHS डायमेंशनली सेम है, पहली बात। दूसरा, मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डायमेंशन लेस होगा, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। दूसरा, मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये एंगल है और एंगल भी डायमेंशन लेस होते हैं। तो एंगल अगर डायमेंशन लेस है और यहाँ पर प्लस माइनस के साइन भी है, तो मुझे ये भी समझ में आ गया, क्या समझ में आया भैया, मुझे समझ में आ गया कि बी एक्स डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस है, टोटल एंगल डायमेंशन लेस है। तो टोटल एंगल डायमेंशन लेस तभी होगा जब बी एक्स डायमेंशन लेस हो, सी टी डायमेंशन लेस हो और डी भी डायमेंशन लेस हो। तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। आप कहेंगे कैसे लिखेंगे, तो मार्क करते हैं सर, लिखता हूं डायमेंशनली। डायमेंशनली देखेंगे तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एफ का है। एफ क्या है, फोर्स, सो दिस वन ML T-2 है, तो मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बी का अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे जी बी, अगेन लिख लेते हैं, बी एक्स तो डायमेंशन लेस है तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। तो बी का कितना आएगा, तो बी आएगा 1/x। तो हमें समझ में आ गया एक्स तो लेंथ है, मतलब पोजीशन है, तो L-1 आएगा। अब आप कहेंगे सी का दिखाओ सर, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे अगेन, आप कहेंगे सी टी डायमेंशन लेस होगा, सी का कितना होगा 1/t, तो कितना डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T-1। डन। अब आप कहेंगे डी क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे अगेन, डी भी डायमेंशन लेस होगा, तो डी डायमेंशन लेस होगा मतलब M0 L0 T0। तो हमने सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल दिए। आप चाहे तो उसकी ड्राइव्ड यूनिट भी लिख सकते हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेरे पास में देखोगे तो ये क्वेश्चन दे रखा है d2y/dt²। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, वेयर y इज अ पावर एंड t इज अ स्पीड। क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग y को t को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। तो y रिप्रेजेंट पावर एंड t रिप्रेजेंट स्पीड, सो लाइक इज दिस। आप कहेंगे सर d क्या है, तो d तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और आप बता चुके हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे d2y/dt² डायमेंशनली सेम होगा एज अ y/t²। दिस वन डायमेंशनली सेम। अब y रिप्रेजेंट पावर, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ML2T-3। ये मुझे लर्न है, आपको भी लर्न होने चाहिए। एंड टी रिप्रेजेंट स्पीड, तो स्पीड का कितना होगा LT-1। और देखो टी पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इस पर सर स्क्वायर लगा लो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, m आएगा, L0 आएगा, और t देखेंगे तो T-1 बचेगा। लो जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वन आपको मिल गया। आप अपनी साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार सोचिए और फिर अपने माइंड में सेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रल ऑपरेटर भी डायमेंशन लेस होते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, दिस फॉर इंटीग्रेशन dx इंटीग्रल x का क्यू a क्यू इक्वल है a की पावर n के साइन x/a, वेयर x इज अ पोजिशन, a कोई अननोन है, कांस्टेंट है, नहीं पता क्या है। ओके, क्वेश्चन ये जानना चाहता है दिस रिलेशन इज करेक्ट, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इक्वल तो तभी लगेगा जब ये दोनों के दोनों डायमेंशनली सेम हो, LHS और RHS। तो क्वेश्चन जानना चाहता है दिस रिलेशन इज करेक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। n कहां पर है, a की पावर n है, तो n की किस पावर के लिए दिस रिलेशन इज करेक्ट, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो चलो सोचते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये क्या है साइन, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस रहा होगा। दूसरा फिर एक पॉइंट चलता है कि x, ये तो एंगल है x/a, तो ये डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस तभी होगा जब a का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो एज अ x। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि a और x दोनों डायमेंशनली सेम होंगे। और x क्या है, x तो पोजीशन होती थी या डिस्टेंस होता है, तो a भी डिस्टेंस या पोजीशन। इसको आप यहां से देखकर भी कह सकते हो, ये एक्स क्यू है, ये ए क्यू है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों डायमेंशनली सेम चल रहे हैं, क्योंकि सबट्रैक्शन का साइन लगा है। चलो तो फिर हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे जी मार्क कीजिए डायमेंशनली। अब मुझे समझ में आ गया
डायमेंशनली ए और एक्स तो सेम होंगे। ये बात समझ में आ गई? वाओ। अगर ए और एक्स सेम है तो अब हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो आप कहेंगे जी इंटीग्रल ऑपरेटर क्या है जी? ये डायमेंशनलेस है। ये डी क्या है? ये डिफरेंशिएशन है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। तो ये इंटीग्रल ऑपरेटर भी डायमेंशनलेस है, इधर डी भी डायमेंशनलेस है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक्स लिख सकते हो। मैं इसको मार्क कर रहा हूं, एक्स ओवर, यहां लिखेंगे ये कितना होगा? एक्स क्यू होगा, माइनस का ए क्यू होगा, इधर ए की पावर एन होगा। ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अवॉइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे ए के फॉर्म में लिखना चालू, एक्स भी तो ए है तो ए लिख लिया। नीचे आप कहेंगे जी बढ़ू, नीचे क्या बोलेंगे जी? एक्स भी ए क्यू है, ये भी ए क्यू है, इक्वल्स टू एक्स की पावर एन है। अब आप कहेंगे जी सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डायमेंशनली, तो बाहर कितना निकल के आएगा? ए, और यहाँ पर कितना आएगा? ए की पावर 3/2। डायमेंशनली बातें कर रहा हूं, नॉट न्यूमेरिकली। आप कहेंगे ये कितना आएगा जी? तो ए की पावर एन आएगा। आप चाहो तो डायमेंशनली भी लिख सकते थे, बट मैंने उसको इजीली लिख दिया। अब आप कहेंगे ये कितना जाएगा? तो ये बचेगा आपके पास में ए की पावर, ऊपर लेके चलो, तो आप कहेंगे जी वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/2, दिस वन ए की पावर एन। अब आप कहेंगे ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब एन कितना हो? शुड बी इक्वल्स टू हाफ। तो मुझे समझ में आ गया ये कब सही होंगे? जब एन की वैल्यू माइनस का 1/2 हो। इट्स योर आंसर। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने कहा कि x तो डिस्टेंस है तो इसको l लिख लो, लिख लिया। अब बोथ साइड को डायमेंशनली लिखना चालू करो। x भी l है तो l लिख दिया। नीचे देखेंगे तो एल क्यू, ए भी एल क्यू होगा, यहां देखेंगे l की पावर n, यहां देखेंगे l आएगा, नीचे देखोगे तो l की पावर 3/2 आएगा, दिस वन l की पावर n होगा। यहां देखोगे l की पावर माइनस का 1/2 मिलेगा, दिस वन n। पावर को कंपेयर कराओगे तो n की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, दिस वन। इट्स योर आंसर, दिस वन माइनस, सो दिस वन आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है कैसे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं अनदर टाइप के क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा नीट एग्जाम में नजर आते हैं। तो नीट में भी नजर आते हैं, इंजीनियरिंग में भी हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं, स्कूल में भी बहुत ज्यादा कॉमनली दिखाई देते हैं। तो अब उसकी बातें करते हैं, देखते हैं जरा क्या कहते हैं। वी कैन ड्राइव द रिलेशन ओनली थ्री नोन फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं बिटवीन थ्री नोन फिजिकल क्वांटिटीज में। कंडीशन है सर, known quantity must be 3, may be less than 3 but not greater than 3। तीन में ही ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है उसमें भी। क्या कंडीशन है? दे मस्ट बी डायमेंशनली डिफरेंट। तीनों की तीनों डायमेंशनली डिफरेंट ही होने चाहिए, आफ्टर दैट वी कैन ड्राइव, अदरवाइज वी कांट ड्राइव। तो आपने कहा जी तीन क्वांटिटी में रिलेशन ड्राइव करेंगे, तीनों की तीनों डायमेंशनली डिफरेंट हो। अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनली सेम हो जाए तो हम रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते, प्लीज नोट इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और उसको जरा समझ लेते हैं क्या कहते हैं भैया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। देखो मैं आपको इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको जो सॉल्व करना बताऊंगा वो बाई ट्रिक बताऊंगा, ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं जी, इफ फोर्स टाइम टी लेंथ एल आर टेकन एज अ न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमने इनको न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज में ट्रीट किया। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, वन क्वेश्चन। पावर, इसी का अनदर क्वेश्चन। सरफेस टेंशन, थर्ड क्वेश्चन। एक में से मैंने थ्री को पूछ लिया, तो हमारे पास इसी के मतलब समझ लो थ्री क्वेश्चंस हो गए। अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसको समझो। क्या कहते हैं सर? आप कहते हैं जी पहले तो उन क्वांटिटीज को लिख लो जो न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फोर्स है, टाइम है और लेंथ है, तो ये है न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर ये न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फर्स्ट में मास का। अब आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, तो देखो ट्रिक बताता हूँ। मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ दीज निकालना चाहिए आपको।
जिसमें एफ एल और टी आना चाहिए। तो आप कहेंगे कैसे निकालें? तो अब मैं ट्रिक बताता हूँ। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और जिसमें निकालना है उसमें कोई इजीएस्ट फॉर्मूला सोचो, कोई भी इजीएस्ट फॉर्मूला जिसमें कम से कम एक क्वांटिटी यूज होती हो, इन तीनों में से कम से कम एक। दो यूज हो जाए और अच्छी बात, तीन की तीनों यूज हो जाए तो फैंटास्टिक, तो कम से कम एक तो यूज हो। तो मुझे समझ में आ गया क्या होगी क्वांटिटी, तो मैं उसको आपको दिखाता हूं और मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूं। तो एम दिस वन इक्वल टू, मैं जानता हूं एफ अपॉन ए बाई न्यूटन सेकेंड लो। देखो एफ यूज हो गया, तुमने कहा जी ए तो यूज, ए तो फंडामेंटल नहीं है, जो ऊपर दे रखा है कोई बात नहीं, उस ए को रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ दिस, नजर इस पे ही रखनी है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला फिर से सोचो जिसमें मुझे इन टर्म्स ऑफ द एबव मिल जाए। तो आप कहेंगे ए होता था एल टी माइनस टू। देखो अब तीनों की तीनों ये न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी में आंसर आ गया। तो आप कहेंगे कितना आएगा? ये आएगा एल, पहले एफ लिख लेता हूं। सो दिस वन एफ एल माइनस वन एंड देन टी टू। सो दिस वन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास एक हो गया। अब आप कहेंगे जी सेकंड का निकाल के दिखाओ, सेकंड में क्या रहा है? सो दिस वन इज पावर। अगर मुझे पावर का निकालना है तो फिर से पावर का कोई इजीएस्ट फॉर्मूला सोचो जिसमें कम से कम एक क्वांटिटी यूज हो, कोई भी फॉर्मूला, कोई सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया भैया? मुझे समझ में आ गया पावर का फॉर्मूला होता था एफ इंटू बी। शायद आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। आपने कहा एफ तो यूज हो गया सर, बी तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बी को रिप्लेस कर लो इन टर्म्स ऑफ द अबव। मैं जानता हूं जी एल टी माइनस वन। लो जी डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एफ एल टी माइनस वन। सो दिस वन डायमेंशनल फॉर्मूला पावर। अब आप कहेंगे जी एक और देख लेते हैं सर, थर्ड वन को। थर्ड क्या है भैया? थर्ड में निकालना है सरफेस टेंशन। सो दिस वन एस। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें कम से कम एक आ जाए। मुझे ऐसा फॉर्मूला आता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब आप कहेंगे इसमें तो दोनों ही आ गए सर, फोर्स भी फंडामेंटल का पार्ट है, लेंथ भी फंडामेंटल का है, कोई बचा ही नहीं। तो बस जी खेल खत्म हो गया, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एफ एल माइनस वन टी जीरो। जो नहीं आ रहा उसको जीरो लिख दो। लो जी आंसर आ चुका है। अब आप अपनी साइड से कम एक से दो बार इसको सॉल्व करो, सोचो, जितना सोचेंगे उतना यू फील बेटर। तो नेक्स्ट में चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर। तो नेक्स्ट में समझ लेते हैं क्या कहते हैं जी। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, force, mass and length are taken as a new fundamental quantities, then find the dimensional formula of speed and pressure। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन गए, स्पीड और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे भेज सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करके आपको सेम डे में रिप्लाई करूंगा विद वॉइस विद सॉल्यूशन आल्सो, प्रॉपर सॉल्यूशन। तो चलो समझते हैं क्या कहते हैं सर। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं सर क्या क्या है। तो आप कहेंगे फोर्स, मास एंड लेंथ क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लो। आपने कहा सर ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है न्यू, अब क्या चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन पर आ गए, मुझे स्पीड का चाहिए। तो स्पीड का कोई ऐसा सोचना है जो इन टर्म्स ऑफ दीज, ये पहले ध्यान रखना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो स्पीड का जिसमें से ये यूज होता हो। मुझे समझ में आ गया कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो एक तो यूज हो गया, लेकिन टाइम तो इसका फंडामेंटल का पार्ट है ही नहीं। तो आप टाइम को रिप्लेस करो, कुछ ऐसे रिप्लेस करो कि इनके टर्म्स में जाए। तो आप कहेंगे जी इसका एक फॉर्मूला है, पहले फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। ये ट्रिक है, ये धीमे धीमे आएंगी आप। यहां से क्या करो, टाइम का निकालो। तो मैं अगर टाइम का निकालूंगा तो आप कहेंगे एफ आएगा, नीचे एम आएगा और एल आएगा, और उस पर रूट जाएगा, तो उसकी पावर में लिख दिया 1/2। चेक कर लो जी पहले तो आप, डन। और पावर भी कैसी जाएगी सर? माइनस की जाएगी। तो इसको आप और फर्दर सॉल्व कर लो, माइनस में जा रही है तो, और माइनस में जा रही है, हमारे लिए ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आप वैल्यू को लगाओ, तो आप कहेंगे एल आएगा, नेक्स्ट में देखेंगे तो कितना आएगा भैया? तो आप कहेंगे जी वैल्यू आएगी एफ अपॉन एम एल की पावर माइनस का हाफ। क्लियर है? अब आप इसको ऊपर ले चलो, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा जी? आप कहेंगे सर एल लिख लो, और ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो एफ आएगा, एम एल आएगा की पावर 1/2 आएगा। तो वैल्यू को सॉल्व कर लो, एफ की पावर कितनी आएगी? 1/2।
आप कहेंगे m की पावर कितनी आएगी, तो माइनस का 1/2। l की पावर निकालोगे तो कितना आएगा, l की पावर देखो, सो दिस वन आल्सो 1/2। लो जी, डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड निकल के आ गया। अब आप कहेंगे प्रेशर का निकालो सर, तो प्रेशर का फिर से सोचो आप अपनी साइड से। आप कहेंगे प्रेशर का कितना होगा, तो कुछ प्रेशर का ऐसा फॉर्मूला सोचो। प्रेशर है ये, कम से कम एक क्वांटिटी यूज हो, मुझे समझ में आ गया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एक तो यूज हो रही है। आप कहेंगे एरिया फंडामेंटल नहीं है, कोई बात नहीं। अब एरिया को रिप्लेस करो, मुझे समझ में आ गया, एरिया होता है L2। लो जी, आप कहेंगे जी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया F, L की पावर -2, और एम आई नहीं रहा तो m की पावर 0। सब कुछ यूज हो चुका है, कोई भी फ्री नहीं है। लो जी, प्रेशर का भी आ गया, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते थे। डन। अब नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, उसको जरा जानते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या कहती है, जरा उसको समझते हैं। वी कैन नॉट ड्राइव द रिलेशन विच हैव, वी कैन नॉट ड्राइव द रिलेशन विच हैव न्यूमेरिक नंबर। हम किसी ऐसे रिलेशन को डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते इफ दे हैव न्यूमेरिक नंबर। अगर किसी रिलेशन में न्यूमेरिक नंबर आ रहा है, ऐसे रिलेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते। सेकंड, प्लस एंड माइनस ऑपरेटर, अगर उसमें प्लस माइनस के साइन है, वी कैन नॉट ड्राइव। टिग्नोमेटिक फंक्शन, अगर टिग्नोमेटिक को फंक्शन आ रहा है हम ड्राइव नहीं कर सकते। लॉग फंक्शन आ रहा है हम ड्राइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है हम ड्राइव नहीं कर सकते। और भी चाहे तो और भी लिख सकते हैं आप। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑपरेटर आ रहे हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑपरेटर अगर आ रहे हैं तो भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ऐसे रिलेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते। अब इसको मैं दिखा देता हूं किसको ड्राइव कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। उसके ऑप्शन को देखो एग्जांपल में, के दिस वन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें न्यूमेरिक नंबर आ रहा है। अब यहां देख लेते हैं, के दिस वन इक्वल्स टू सी एम वी स्क्वायर, वेयर सी इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एम वी स्क्वायर वही रिलेशन है लेकिन सी के साथ है, न्यूमेरिक नंबर नहीं। हम इस रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस न्यूमेरिक नंबर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए इस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरा, इस रिलेशन को ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस ऑपरेटर आ रहा है। अब बता चुको, प्लस या माइनस ऑपरेटर आ रहे हैं, वी कैन नॉट ड्राइव। डन। इस रिलेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। इस रिलेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लॉग फंक्शन आ रहा है, दिस वन इज अ लॉग। इस फंक्शन को हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ऊपर आपने देखा है दिस वन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब आप कहेंगे सर इसको हम ड्राइव कर सकते नहीं कर सकते, इसके मल्टीप्लायर में वन ट्रीटेड किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, पी दिस वन इक्वल्स टू सी एम वी। पी इज अ मोमेंटम, एम मास वी वेलोसिटी। अब देखो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के साथ लिखूंगा तो इसको ड्राइव कर सकता हूँ। एफ इक्वल्स टू एम ए को ड्राइव नहीं कर सकता, लेकिन एफ इक्वल्स टू सी एम ए को ड्राइव कर सकता हूँ क्योंकि यहां भी आप वन ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। आप अच्छे से अपनी साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा है, कहीं कोई कंसर्न है तो उसको व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन सेम डे। और कुछ अच्छा लगा है तो मोटिवेट करने के लिए आप अपनी साइड से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, बाय कमेंट्स, बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग। और लेट अस स्टार्ट। एरर मींस क्या है, कैसे एरर इंट्रोड्यूस होती है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी एरर्स करते हैं। जितनी भी नेचर में डिवाइसेस हैं वो सब की सब कुछ ना कुछ एरर रखती हैं। क्यों एरर रखती हैं, क्या रीजन है, कितनी एरर होती है जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं बाय सम इंस्ट्रूमेंट, बाय सम डिवाइस। तो एवरी डिवाइस हैज सम एरर। तो उस एरर को समझते हैं और जानते हैं। पहले डेफिनेशन से समझते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस हैज some uncertainty and that uncertainty is called error। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप किसी डिवाइस से मेजर करेंगे, दैट डिवाइस हैज सम अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है, चाहे वो हमारे माइंड में है या डिवाइस के पास जो अनसर्टेनिटी है, दैट्स रिप्रेजेंट एरर।
तो जो अनसर्टेनिटी है दैट इज कॉल्ड एरर। अब एक फॉर्मूले को देख लेते हैं पहले, अगर मुझे कहीं एरर फाइंड आउट करना है तो एरर हम फाइंड करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। क्या होती है एरर? जस्ट इक्वल टू द मेजर्ड वैल्यू, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, एरर है तो डिफरेंस है तो डेल एक्स लिखा, जस्ट इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू सो लाइक इज एक्स, माइनस का ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू का सिंबल होता है जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर बार लगा दो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? एक्स, तो उस पर एक्स बार लगा दिया और एरर में डेल लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू। अब देखो जरा जो डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी, उसी को दिखाता हूं, तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं और जानना जरा। लेंथ ऑफ अ पेन मेजर्ड बाय मीटर स्केल, आपके पास आपके हाथ में जो पेन है, उस पेन की लेंथ को जब आप मीटर स्केल से मेजर करते हैं, तो मीटर स्केल डेसिमल के 1 डिजिट तक वैल्यू मेजर करता है। सपोज दैट कि मैंने पेन की लेंथ को मेजर किया और पेन की लेंथ आती है 5.2। अब किसी एक बंदे से जब आप मेजर कराएंगे तो वो कहेगा पेन की जो लेंथ है वो 5.2 से लिटिल लार्जर है, या कहेगा 5.2 से लिटिल लेस है इन सेंटीमीटर। मे बी कि आपके हाथ में जो पेन है उसकी लेंथ हो सकता है 8 पॉइंट समथिंग हो, 10 पॉइंट समथिंग हो, 9 पॉइंट समथिंग हो, बट मेरे पास जो उसको मैंने लेंथ को मेजर किया तो वो 5.2 है, लेकिन वो एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, या तो 5.2 से लिटिल लार्जर या 5.2 से लिटिल लेस, नहीं तो आप मेजर करके देखिएगा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो 5 डिजिट है वो सर्टेन होगा, और जो 2 आ रहा है डेसिमल के बाद जो 2 आ रहा है ये अनसर्टेन डिजिट होगा। जिस भी बंदे से पूछेंगे वो कहेगा कि एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा है, मतलब 5.2 एग्जैक्ट नहीं है, लिटिल लार्जर है लिटिल लेस है, मतलब जो 2 है ये डेसिमल डाउटफुल है, तो इसी डिजिट को बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। ये जो डिजिट है किसी भी मेजर्ड वैल्यू का लास्ट डिजिट, मेरे वर्डों को कैच कीजिए, किसी मेजर्ड वैल्यू का लास्ट डिजिट ऑलवेज अनसर्टेन डिजिट होता है, लास्ट डिजिट, और जितने रेस्ट डिजिट होते हैं दे आर अ सर्टेन डिजिट। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से, इस अनसर्टेन डिजिट की वजह से उसमें जो एरर इंट्रोड्यूस हुई है, दैट डिवाइस हैज सम एरर। अब डिवाइस के पास एरर है तो इस मेजर्ड क्वांटिटी में भी एरर रही होगी। अब कितनी एरर होगी? तो आप इस अनसर्टेन डिजिट की प्लेस वैल्यू देख लीजिए डेसिमल के बाद, तो 1 प्लेस पर आ रही है, तो इसमें इस डिवाइस डिवाइस कौन सी थी? मीटर स्केल या कोई और भी डिवाइस हो, तो इस मेजर्ड वैल्यू को देखकर आप उस डिवाइस में एरर लिख सकते हैं, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट लिख सकते हैं। तो जिस डिवाइस से ये वैल्यू मेजर की है उस डिवाइस की लीस्ट काउंट है दिस। अब आपके लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय अ डिवाइस। तो लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो यही उसकी लीस्ट काउंट होगी। इतनी ही इसमें एरर है, इस मेजर्ड वैल्यू में एरर भी इतनी है, या तो ये मेजर्ड वैल्यू इतनी 0.1 लार्जर है या 0.1 लेस है, इतनी ही मैक्सिमम इसमें एरर चल रही है। समझ गए क्या? अब आप कहेंगे सर इसमें जो एरर आ रही है वो आ रही है 0.1 की। आप इसी डिवाइस को, मतलब लेंथ ऑफ अ पेन को, अब मेजर कीजिएगा वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल मेजर करता है डेसिमल के 2 डिजिट तक, अगर आप वर्नियर स्केल से फेमिलियर हो तो जब आप इसी पेन की लेंथ को वर्नियर स्केल से मेजर करेंगे तो सपोज लेंथ आती है 5.26। अब आप कहेंगे इस मेजर्ड वैल्यू का लास्ट डिजिट कौन सा है? सो दैट इज 6। ये बदलेगा बार बार, अब जितने लोगों से भी मेजर कराएंगे तो यहाँ पर वो डाउटफुल होंगे, कहेंगे 5.26 से लिटिल लार्जर या 5.26 से लिटिल लेस, एग्जैक्ट ये भी वैल्यू नहीं है, तो इसका लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? अनसर्टेन डिजिट। इसी की वजह से इसमें एरर इंट्रोड्यूस हुई है, बिकॉज दिस वन इज अनसर्टेन डिजिट। रेस्ट जो डिजिट है वो कौन से हैं? सर्टेन डिजिट है, इनकी वजह से कोई एरर नहीं है। तो एरर किसकी वजह से? लास्ट डिजिट की वजह से। अब आप कहेंगे इसकी प्लेस वैल्यू देख लो, तो इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है? सेकंड प्लेस पर आ रहा है डेसिमल के बाद, सो 1 एंड 2। तो आप कहेंगे कितनी एरर होगी इसमें? तो जिस डिवाइस से आपने मेजर किया, किससे मेजर किया? वर्नियर स्केल से, तो इस मेजर्ड वैल्यू को देख के बता सकते हो कि इसकी लीस्ट काउंट क्या है। मैंने लिख दिया इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी? 0.01। 1 क्यों लिखा? तो डेसिमल के सेकंड डिजिट में जाके 1 लिख दीजिए, क्योंकि सेकंड डिजिट ही अनसर्टेन डिजिट है।
अब इतनी इसमें मैक्सिमम एरर होगी, या तो ये इतनी ज्यादा बता रहा है 1 ईयर स्केल, या इतनी कम बता रहा होगा, बस यही हो सकता है। अब इसी पेन की लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं बाई स्क्रू गेज। दिस वन आल्सो अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ। 1 ईयर स्केल से मेजर किया तो ये लेंथ आती है 5.264। सपोज इस मेजर्ड वैल्यू का लास्ट डिजिट कौन सा है? 4। यही अनसर्टेन डिजिट है। बार बार आप अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वरों से ऑब्जर्व कराएंगे तो वो कहेंगे ये डिजिट कहीं चेंज होगा, उनका रेस्ट डिजिट चेंज नहीं होंगे, इसलिए लास्ट जो डिजिट है दैट इज अनसर्टेन डिजिट। बाकी जितने हैं रेस्ट डिजिट दे आर अ सर्टेन। तो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आई है? लास्ट की वजह से। इसकी प्लेस वैल्यू देख लो, डेसिमल के बाद कौन सी? थर्ड प्लेस पर आ रहा है। तो आप कहेंगे इस डिवाइस में, मतलब स्क्रू गेज में जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, और इसमें जो मैक्सिमम एरर है दैट्स आल्सो दिस। डन। अब आपने इसको मार्क कर लिया तो जरा समझ गए होंगे। एक बार फिर से अपने अच्छे से समझिएगा और एरर के पार्ट को। अब मैं आपको दिखाता हूं एक टर्म जो अभी हम यूज कर रहे थे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट टर्म वैसे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, हर डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। तो है क्या लीस्ट काउंट, ये समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट और रिजोल्यूशन ऑफ अ डिवाइस। दिस वन रिजोल्यूशन कितना कितना होता है? अगर मीटर स्केल का देखेंगे तो लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। 1 ईयर स्केल का कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ये अभी देखो आपने यहाँ पे निकाले भी थे, तब भी ये वैल्यू उतनी ही आ रही थी जब आपने मेजर्ड वैल्यू के बिहाफ पर निकाली थी। और ये हमने डिवाइस की हेल्प से लिखी है। एक ही बात है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। एक छोटे छोटे से दो और टर्म चलते हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं? अब बात ही करते हैं एक्यूरेसी। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक्यूरेसी मींस होता है द मेजर्ड वैल्यू क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू। वो मेजर्ड वैल्यू मोर एक्यूरेट होती है, दैट इज क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू। तो अगर कहीं क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप देखें तो उनमें ऑप्शंस में देखिएगा कि कौन सी वैल्यू क्लोजर है टू अ ट्रू वैल्यू। जो भी वेरी क्लोजर होगी टू द ट्रू वैल्यू दैट इज अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। अब बातें करते हैं मोर प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू ये भी टर्म बहुत चलता है 9th क्लास में। तो मोर प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसिजन वैल्यू क्या होती है उसको समझ लेते हैं। इफ योर वैल्यू आर मोर प्रिसाइज दैट मीन्स द रीडिंग आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। जब भी हम किसी डिवाइस से वैल्यूओं को मेजर करें, अगर वो मेजर्ड वैल्यू जितनी जितनी क्लोजर आ रही है, वेदर और नॉट दे आर क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू, उस डिवाइस से जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है अगर वो वेरी क्लोजर है टू ईच अदर, तो फिर हम कहेंगे दीज वैल्यूज आर मोर प्रिसाइज वैल्यू। अब चाहे वो ट्रू वैल्यू से दूर हो या पास हो, इससे कोई मतलब। एक ट्रिक समझ लेते हैं। जो मोर प्रिसाइज वैल्यू होती है, अगर कभी समझना है तो आप कह सकते हैं दे रेसिप्रोकल टू द लीस्ट काउंट। जिस मेजर्ड वैल्यू का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी। ये दोनों टर्म उल्टे चलते हैं। यहां पर मैंने नोट डालकर लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मोर प्रिसाइज वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोर प्रिसाइज वैल्यू मोर एक्यूरेट हो, ये लर्न रखना है। अब आप कहेंगे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर और उनको समझने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे जी द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ 7.34 इंच लॉन्ग रॉड, 7.34 इंच लॉन्ग रॉड की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बता दो। मोस्ट एक्यूरेट का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है जो वेरी क्लोजर है टू अ ट्रू वैल्यू। अब इसमें से देखो कौन सी मोर क्लोजर है। मुझे समझ में आ गया, जो मोर क्लोजर है दैट इज दिस वन, सो दिस वन इज अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजरमेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू विद गुड एक्यूरेसी। अब इसमें से बताना है कि विच वन इज गुड एक्यूरेट। गुड एक्यूरेसी हमें समझ में आ गया, एक्यूरेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस मेजर्ड वैल्यू के क्लोजर देखो कौन सी है। तो इस मेजर्ड वैल्यू के क्लोजर मुझे समझ में आ गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज दे हैव अ मोर क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट में देख लेते हैं एक अनदर एग्जांपल। द मास ऑफ 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट in measured by using different balances. The measurement are as follows. Which
ऑफ देम इज मोस्ट एक्यूरेट। कितनी वैल्यू है? मोस्ट एक्यूरेट चाहिए। क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू देखो, तो क्लोजर टू अ ट्रू वैल्यू आपको कौन सी नजर आती है? मुझे समझ में आ गया, दिस वन इज मोर क्लोजर। डन। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ लीस्ट बताना है, अब मोस्ट नहीं बताना। तो किसके? 20 सेंटीमीटर के। तो जो फार अवे है उसको देखो, कौन सी फार अवे है, मुझे समझ में आ गया दिस। डन। आप अपनी साइड से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फिर से चलते हैं जरा एरर इन मेजरमेंट पर। एरर इन मेजरमेंट को देखेंगे तो द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। तो डिफरेंस है किस किस का? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का। मैंने राइट कर लिया फॉर्मूला, एरर दिस वन इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू। अब ये जो एरर आ रही है, ये एरर 3 टाइप की हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। अब आप कहेंगे कैसे पता चले? तो अगर मेजर्ड वैल्यू लार्जर है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, लार्जर है, तो कैसी एरर? पॉजिटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, तो नेगेटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू इक्वल है तो एरर जीरो। तो एरर के 3 टाइप्स हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। डन। अब टाइप्स के एरर को देख लेते हैं। एरर जनरली 2 टाइप्स की होती है, वन इज अ सिस्टमैटिक एरर, अनदर इज अ रैंडम एरर। सो वन सिस्टमैटिक, अनदर रैंडम। देखिए रैंडम, आपने कहा जी जो सिस्टमैटिक एरर होती है ये वन डायमेंशनल एरर होती है। वन डायमेंशनल का मतलब वन टाइप, एक ही टाइप की रहेगी। अगर एक बार पॉजिटिव आ जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी इन इंस्ट्रूमेंट। रैंडम एरर को देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरर होती है, मींस स्विच कर सकती है। अभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो मे बी पॉजिटिव हो जाए, तो ये स्विच करती है, इसलिए 2 डायमेंशनल एरर है। अब कैसे ये राइज होती है? तो इसके टाइप्स देख लेते हैं 4 टाइप्स में। जो सिस्टमेटिक एरर है ये इंट्रोड्यूस होती है बाय द इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है imperfect design or calibration of a device. तो this instrumental error is rise due to improper design or calibration of a device. और कैसे राइज होती है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर जीरो एरर की वजह से। इसी में सिस्टमेटिक एरर का सेकंड पार्ट होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर हम इम्परफेक्ट हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, तो जो एरर इंट्रोड्यूस होगी दैट इज आल्सो सिस्टमेटिक एरर। या फिर थर्ड में सेटअप होती है वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक एस, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कोई वेरिएशन चल रहा है तो वो पार्ट है सिस्टमेटिक एरर का। या फिर पर्सनल एरर ड्यू टू केयरलेसनेस। तो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होती है दैट इज पर्सनल एरर, और ये किसका पार्ट है? सिस्टमेटिक एरर का। ये जो सिस्टमेटिक एरर है दैट कैन बी कंट्रोल्ड और मिनिमाइज बाय द ऑब्जर्वर। ये ऐसी एरर है जिसको ऑब्जर्वर कंट्रोल भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाय टेकिंग अ अर्थमेटिक मीन वैल्यू। सेम एज अगर मैं रैंडम एरर की बात ही करूं तो जो 2 डायमेंशनल है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी कांस्टेंट कॉज। ये किसी कांस्टेंट कॉज की वजह से सेटअप नहीं है, इट इज सेटअप बाय द लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन अ फॉर्मूलाज। तो किसी फॉर्मूले में अगर लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस हुई है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब इसके टाइप कैसे होते हैं? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। This error cannot be controlled by the observer. This one cannot be controlled by the observer, but it can be minimized by the observer by taking a arithmetic mean value. जो ऑब्जर्वर हैं रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग अ अर्थमेटिक मीन वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज को मैंने देखो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया। सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज और कंट्रोल्ड बाय द ऑब्जर्वर, बट रैंडम एरर cannot be controlled by observer. It can be minimized by taking large number of observation. आप जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसकी हेल्प से आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n टाइम्स,
मान लो कि आप ऑब्जर्वेशंस को n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रैंडम एरर 1/n टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो रैंडम एरर डिक्रीज बाई n टाइम्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा दिखाई देता है बुकों में हमें, तो उसको समझते हैं। द रैंडम एरर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अल्फा इन 5 ऑब्जर्वेशन। मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी के 5 ऑब्जर्वेशंस किए तो एरर आती है अल्फा। व्हाट इज द रैंडम एरर इन 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? पहले कितना कर रहा था 5, तो एरर कितनी थी अल्फा। अब कितने ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो आपने कहा 10। अगर मैं 10 ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो अब एरर कितनी हो गई, तो आप कहेंगे पहले तो ये देखो पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो 5 थे। अब ये ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स हैं, तो आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस है, 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस है, तो न्यू रैंडम एरर कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 15 ऑब्जर्वेशन करूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस है, तो न्यू एरर कितनी रह जाएगी, लैम्डा बाई 3, सॉरी अल्फा बाई 3। अगर आप कहते हो 20 ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस, तो रैंडम एरर कितनी रह जाएगी, लैम्डा बाई 4। तो जितने टाइम्स आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते हैं रैंडम एरर उतने टाइम से ही डिक्रीज होती चली जाती है, लर्न रखिएगा। डन। अब कुछ और समझते हैं और जरा उसको जानते हैं। हमने क्या लिखा जी, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलो कर, इन सारे पॉइंटों को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली n times is a1 a2 a3 a4 up to an। the true value of a physical quantity is, अगर मुझे इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी हो, कितनी मेजर्ड वैल्यू है n। अगर मुझे इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी हो या फिर मीन वैल्यू निकालनी हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो जो क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है a, उस पर बार लगा दीजिए, दैट्स रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अब जितनी मेजर्ड वैल्यू है उन सब का सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, तो हमें मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालना आ गया। डन। पहला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड में देखते हैं जी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो आप कहेंगे जी एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है मॉड लगा दीजिए। आप एरर तो निकाल रहे हैं सिर्फ मॉड के साथ, मॉड मतलब पॉजिटिव एरर देख रहे हैं, तो हम एक मॉड लगाया करेंगे, लाइक इज दिस एंड मॉड। ओके, तो अब कौन सी एरर निकालना चाहते हैं, तो हम निकालना चाहते हैं nth एब्सोल्यूट एरर। एरर है तो डेल लगाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है वो लिखेंगे, ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, nth है तो यहाँ पे n लगा देंगे, तो लिख लिया। आप कहेंगे ट्रू वैल्यू लिखो माइनस का nth, क्योंकि nth एब्सोल्यूट एरर निकाल ले तो nth मेजर्ड वैल्यू लगा दो और मॉड लगा दो। सो लाइक इज दिस। आप कहेंगे जी अगर मुझे सेकंड एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती तो, अगर मुझे सेकंड एब्सोल्यूट एरर लिखता तो मैं लिखता डेल a2, क्या लिखता, मॉड लगाता, ट्रू वैल्यू लिखता, माइनस का सेकंड मेजर वैल्यू लिख देता। लो जी दिस। आप कहते हैं जी अगर मुझे फिफ्थ निकालता तो, कोई बात नहीं जी, अगर मैं फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर निकालता तो डेल a5 लिखता, यहाँ पर a बार लगाता, माइनस का a5 लगता, लाइक दिस। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कितनी एब्सोल्यूट एरर आएंगी, तो उतनी ही एब्सोल्यूट आएंगी जितनी मेजर्ड वैल्यू थी। मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, n। ऐसे करके आप n निकाल सकते हो। अब आप कहते हैं जी, अब क्या कहना चाहता हूं, अब निकालना चाहता हूं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अगर आपको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो ऊपर लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो अभी आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे थे, इनकी मीन वैल्यू निकाल लो और उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ पर रिलेशन को लिख लिया, तो ऊपर लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे लिखेंगे ट्रू वैल्यू। अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करें, परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको परसेंटेज एरर मिल जाती है। देखो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला इनटू 100। फॉर्मूले सभी को अच्छे से लर्न करो। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। आपने कहा जी लो परसेंटेज एरर हैज हाई एक्यूरेसी। अगर लो परसेंटेज एरर है तो वो हाई एक्यूरेसी होगी, मतलब उल्टा चलेगा। हाई परसेंटेज एरर लो एक्यूरेसी, तो अगर परसेंटेज एरर लो है तो एक्यूरेसी हाई होगी, तो लर्न रखना। अब कुछ चीजों को समझने के लिए आगे देखेंगे। आपने कहा जी
मान लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिटन एज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू ऐसे लिखी जाती है इस चैप्टर में, ए प्लस माइनस डेल ए। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ वैल्यू आपको ऐसी लिखी होंगी। क्या मतलब होगा, ये उसकी ये पूरी मेजर्ड वैल्यू है। आप कहेंगे ये क्या है, तो उसकी ट्रू वैल्यू। ये उसमें क्या है, इतनी एरर। अब या तो ये एरर, इतनी एरर ज्यादा है या इतनी कम है, तो बीच में लगाते हैं प्लस माइनस। तो हम प्लस माइनस का मतलब होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू ये पूरी है, ये ट्रू वैल्यू से या तो इतनी ज्यादा चल रही है या इतनी कम चल रही है। सो दिस वन टोटल इज अ मेजर्ड वैल्यू। डन, लिख दिया मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन कभी कभी आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में या यूटी में आपको नजर आ जाते हैं, फर्स्ट यूटी में, क्योंकि ये चैप्टर ही खत्म हो पाता है उनसे। बाकी बोर्ड एग्जाम में कहीं नजर नहीं आता, नीट या जेई में कहीं नजर नहीं आता, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग, क्योंकि ये बच्चों वाले नाटक कर रहे हैं आपको ये फॉर्मूलों के। तो आप चाहें तो अपनी साइड से इनको एक बार निकाल लीजिएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं आपके साथ में इनको सेम डे में रिवर्ट कर दूंगा, कोई इशू। डन। अब मैं आपसे कुछ बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और उनको दिखाऊं। अभी हमने जो बातें की हैं एरर की, वो नॉर्मल बातें कर रहे थे। अब हम बातें करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एरर, डिवीजन ऑफ द एरर, एडिशन ऑफ द एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द एरर, पावर्स ऑफ द एरर, उनकी हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे। तो मेरे पास कोई दो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको लिखा गया है ए, कैपिटल ए प्लस माइनस डेल ए। सेकंड है बी प्लस माइनस डेल बी। अब आप कहेंगे ए और बी क्या है, तो ए और बी है ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और डेल ए और डेल बी क्या है, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। तो ए और बी ट्रू वैल्यू होती है, और डेल के साथ जो लिखा जाता है वो एब्सोल्यूट एरर होती है। कौन सी एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ओके, चलो जी, हमने समझ लिया ट्रू वैल्यू यहाँ लिखी होती है ऐसे फ्रेश, ये एब्सोल्यूट एरर होती है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ वो देखो, ये मेजर्ड वैल्यू है दो। अब मुझे निकालना है इन सम एंड डिफरेंस। पहले सम की बातें करेंगे या डिफरेंस की। एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं, इसलिए एक ही में समझा रहे हैं। हमेशा ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ और एरर को एरर के साथ ऑपरेट किया करेंगे हम, याद रखने के लिए, जैसा हम करते थे। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि जब आप नाइन्थ में या टेंथ में थे, तो आपको सिर्फ इतनी वैल्यू दे रखी होती थी, दो ट्रू वैल्यू दे रखी होती थी, लाइक दिस, ए और बी। मुझे इनका एडिशन करना है तो आप कहेंगे ए प्लस बी कर दो। मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो आप कहेंगे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस का बी कर लो, अगर ए बड़ा है तो, बी बड़ा है तो बी माइनस का कर लो, सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर ये एरर लिमिट के साथ लिखी हुई है तो कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्ट निकालना है, किसका, एडिशन का। ट्रू वैल्यू, पहले वर्ड को फील करो, फाइनल रिजल्ट किसका, एडिशन का या सम का। तो ट्रू वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्ट निकाला है, तो जो दोनों ट्रू वैल्यू हैं उन सब का एडिशन कर लो। अगर मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्ट इन डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस कर लो। करेंगे ट्रू वैल्यू का, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा दिया। अब आप कहेंगे चलो जी ट्रू वैल्यू का तो हमें सम करेंगे तो ऐड कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आ गया। लेकिन अगर हमें एरर का निकालना हो तो फाइनल रिजल्ट इन एरर देखनी हो, क्या देख रहा हूं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल फाइनल रिजल्ट। हम इस चैप्टर में हमेशा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ही निकालेंगे, नॉट मिनिमम, नॉट मिडिल। कौन सी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब आएगी, जब दोनों एररों को ऐड कर लें। तो चाहे सम ऑफ द मैक्सिमम एरर लिमिट ऑफ द फाइनल रिजल्ट निकालना हो, या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट ऑफ डिफरेंस निकालना हो, चाहे सम का एरर लिमिट निकालना हो या डिफरेंस का एरर लिमिट निकालना हो। एरर लिमिट है, कौन सी एरर लिमिट है, मैक्सिमम, तो दोनों के लिए सम ही होगा। चाहे सम की बातें हों या डिफरेंस की, एरर हमेशा ऐड ही होंगी। यूज कर रहा हूं हमेशा इन डिफरेंस और इन सम। तो हमें समझ में आ गया।
ट्रू वैल्यू में सम निकालना है तो ऐड कर लो, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल रिजल्ट की एरर निकालनी है तो दोनों को ऐड कर लो। अब आप कहेंगे जी हमें फाइनल रिजल्ट का ट्रू वैल्यू आ गया, फाइनल रिजल्ट का एरर लिमिट आ गया, अब क्या निकालना है? मान लो कभी क्वेश्चन कहता है जी फ्रैक्शनल एरर पूछो या रिलेटिव एरर पूछो, तो कुछ नहीं करना जी, ऊपर एरर लिखो नीचे ट्रू वैल्यू कर दो। परसेंटेज एरर निकालना है तो जो एरर है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा दिखाता हूं सेकंड पार्ट में, इन प्रोडक्ट और डिवीजन। अब आप कहेंगे इन दोनों को साथ साथ क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले सेम है। प्रोडक्ट करेंगे तो ट्रू वैल्यू का जैसे आप पहले करते थे 9th और 10th में, दोनों ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। डिवीजन में क्या करेंगे? दोनों ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो, ट्रू वैल्यू बातें कर रहा हूं, ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो। अब आप कहेंगे जी तो एरर लिमिट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट में और डिवीजन में कैसे निकाला करेंगे? तो वो एरर लिमिट से निकालेंगे, जहां पर मैक्सिमम की जरूरत पड़ेगी वो बता दूंगा आपको। अभी देखो दिखाता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट की बातें करूं और प्रोडक्ट में मुझे ट्रू वैल्यू और फाइनल रिजल्ट निकालना हो तो दोनों ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। सोचो, लेकिन अगर मुझे एरर लिमिट निकालना हो प्रोडक्ट में तो दोनों का फ्रैक्शनल एरर लिख लो। ए का, ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ए का फ्रैक्शनल एरर, बी का फ्रैक्शनल एरर, फाइनल रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर, ये हमेशा फ्रैक्शनल एरर में ही लिखा जाएगा। अगर प्रोडक्ट में है तो ट्रू वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। डन। अब आप कहेंगे जी डिवीजन के केस में होता सर तो बताओ। डिवीजन के केस में अगर मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना जी, आपको डिवाइड कर लो, जैसा एज पर फॉर्मूला बोले, ए को बी से डिवाइड करना है तो ए को बी से डिवाइड कर लो, क्योंकि तो ट्रू वैल्यू है, वैसे ही डिवाइड वैसे ही सॉल्व होंगी जैसे आप 9th 10th में करते थे। अगर आपको एरर लिमिट निकालनी है, मतलब एरर लिमिट और फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो आपको इसको रिलेटिव एरर में लिखना पड़ेगा या फ्रैक्शनल एरर में लिखना पड़ेगा। एक ही बात है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल सेम थिंग। मतलब आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूले दोनों सेम हैं, चाहे डिवीजन ऑफ द एरर हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ द एरर हो, ये तो देखो दोनों सेम चल रहे हैं, दिस वन और दिस वन, यही सिमिलरिटी है दोनों। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सम और डिफरेंस में फाइनल रिजल्ट ऑफ एरर लिमिट सेम चल रही थी, इसलिए दोनों साथ साथ लिखेंगे। इनके फॉर्मूले ही लर्न करने, डेरिवेशन लर्न नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस हमें नहीं करनी, बस ये ट्रिक अपने माइंड में सेट रखनी है। डन। अब दूसरा दिखाता हूं आपको थर्ड में। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं तो उसको जरा देख लेते हैं। आप क्या कहते हैं सर? आप कहते हैं आप कि पावर की बातें करेंगे, तो पावर में इन पावर देखते हैं, एक वैल्यू राइट कर लेता हूं, y दिस वन इक्वल टू पाई बाई टू ए बी स्क्वायर ओवर रूट सी। इस फॉर्मूले में मुझे ए बी सी की परसेंटेज एरर गिवन होंगी, मुझे y का परसेंटेज एरर पूछेगा, तो आप कहेंगे जी कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ नहीं करना, पहले इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लो इजीएस्ट वे में। तो मैंने इसको इजीएस्ट वे में सिंप्लीफाई कर लिया, नीचे से ऊपर ले गया, पावर में लिख दिया c की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि नीचे रूट था। अब आप कहेंगे जी आप क्या करेंगे? अब मैं y का रिलेटिव एरर लिख रहा हूं, तो रिलेटिव एरर ऑफ y इज, अब आप कहेंगे कौन सा रिलेटिव एरर, मिनिमम या मैक्सिमम? तो हम हमेशा मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो देखो निकालता हूं, कैसे लिखूंगा? डेल वाई ओवर वाई। रिलेटिव एरर जब आप निकालना है तो ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा एररलेस होते हैं या एरर फ्री होते हैं, इनमें एरर नहीं होता क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो इसको अवॉइड कर दीजिए। ए का रिलेटिव एरर लिख लो, सो डेल ए अपॉन ए, जो पावर है उसको फ्रंट में लगाओ, अब नाउ डेल बी अपॉन बी। अब सी की जो पावर है उसको फ्रंट में लगाओ, लेकिन लगाएंगे केवल प्लस साइन के साथ ही, चाहे ऊपर माइनस साइन क्यों ना लगा हो, हम प्लस ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है, और मैक्सिमम रिलेटिव एरर तभी आएगी जब आप एडिशन करेंगे। तो पावर को फ्रंट में लिखो प्लस साइन के साथ, डेल सी अपॉन सी लिखो। अब आप कहते हैं जी हमें तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो अगर आपको मैक्सिमम परसेंटेज, अगर आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है ऑफ वाई, तो कुछ नहीं करना, बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑल टर्म्स को बोथ साइड। आप कहेंगे जी ये टर्म कितना बनेगा? सो दिस वन,
यहां देखेंगे 2 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस में हाफ डेल सी अपॉन सी इंटू 100। डन। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये परसेंटेज ऑफ वाई आ चुका है, दिस वन परसेंटेज ऑफ ए प्लस का 2 इंटू परसेंटेज ऑफ बी प्लस का हाफ परसेंटेज ऑफ सी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको राइट कर लीजिए। आप कहेंगे जी हमें तो एरर गिवन है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको एरर गिवन है तो आपने कहा जी ट्रू वैल्यू और एरर गिवन है तो कोई बात नहीं, इस वाले फॉर्मूले में यूज कर लो, तो आप आंसर पर पहुंच जाएंगे और हमें फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आप इजीली उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम आपके साथ में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं जी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं सेकंड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर थर्ड को। तो फटाफट फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। डन। वे तो आप समझ ही गए होंगे इसको कि आप कैसे निकाला करेंगे, तो वो आपकी नॉलेज में है कि हम भाई ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और जानते हैं जी क्या है। अब आप कहेंगे जी एरर इन रेडियस आपको गिवन है, एरर इन वॉल्यूम आपको बताना है। कौन सी एरर बतानी है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर। इस चैप्टर में जो हम फाइंड करेंगे वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही फाइंड करेंगे। एक चीज अब मैं आपको और बताता चला हूं कि ये जो परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है ओनली फॉर 0 to 6% ओनली, नॉट मोर देन 6%। अगर 6% से कहीं ज्यादा परसेंटेज एरर गिवन है तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, तो हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम 9th और 10th में लगाते थे। डन। चलो अब मैं यहाँ पर आ गया। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर रेडियस में कितना दे रखा है, तो यहाँ तो 2% है, मतलब एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो जरा क्या गिवन है, जरा वो देख लेते हैं। आपने कहा परसेंटेज इन रेडियस गिवन है, तो आर का परसेंटेज लिख लिया। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल आर अपॉन आर इंटू 100। ये कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। क्वेश्चन क्या चाहता है, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर चाहता है, ऐसे लिख लो, या डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100 आपको निकालना है। अब कैसे निकालें आप कहेंगे सर पहले तो फॉर्मूला लिख लो वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला लिखो। तो मैंने यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता था, 4/3 पाई r क्यूब। अब आप कहेंगे फॉर्मूला लिख लिया है, अब क्या करें जी, अब इसका आप चाहो तो रिलेटिव एरर पहले निकाल लो फिर परसेंटेज एरर निकाल लो, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैं देखो जरा दिखाता हूँ आपको, ये 4/, तो इसमें तो कोई एरर होगी नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो अब मैं निकालता हूं सर परसेंटेज एरर। तो आप क्या करेंगे, v का परसेंटेज एरर लिख लो, सो डेल बी अपॉन वी इंटू 100, पावर को फ्रंट में लाओ, आप कहेंगे डेल आर अपॉन आर इंटू 100। अब चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ v, दिस वन इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज ऑफ r। आपको r का परसेंटेज दे रखा है दैट इज 2%, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज 6%। क्या है ये, मैक्सिमम परसेंटेज एरर है इन वॉल्यूम। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस होगी, क्योंकि आप देखो यहां पर आप आर को आर से, यूनिट को आर से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए यूनिट लेस बन जा रहा है। डन। अब ये आ गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कौन सा परसेंटेज एरर, मैक्सिमम। अब यहां पर जरा फाइंड कर लेते हैं। आप कहते हैं कि सर रेडियस का परसेंटेज एरर आपको गिवन है दिस वन, सरफेस एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला लिख लो, अगर निकलवाता तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो वो कितना आता, 4 πr²। अब आप कहेंगे सरफेस एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप कहेंगे 4 पाई तो कांस्टेंट है तो ये एरर लेस होगा, हटा दीजिए, पावर को फ्रंट में लिखिए, आर का परसेंटेज की फॉर्म में लिख दीजिए। अब मैं देखिए ऐसे लिखने लगा हूं डायरेक्ट, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, 100 को मल्टीप्लाई करके। एक ही बात है, कुछ नहीं करना, पावर को फ्रंट में लाना है बस, और उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख देना है। ए का परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं 2, आर का कितना दे रखा है 2%, कितना आ गया भैया 4%। तो सरफेस एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज अगर कितना होता है, दैट इज 4। लो जी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डन। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजें सिखा दी,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार करना अपनी साइड से, सॉल्व करना, सोचना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको चीजें आपके माइंड में सेट हो। आप क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं सर इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय measuring its mass, length of its side. The maximum error in the measurement of mass and length is, क्वेश्चन में आपको गिवन है, राइट कर लेते हैं जी। मास का मैक्सिमम एरर आपको दे रखा है, दैट इज 3%। लेंथ का मैक्सिमम एरर दे रखा है आपको 2%। क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी बताना है। तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी बताना है तो आप राइट कर लीजिए। है क्या जी? क्यूब है, ये ध्यान रखना है। तो किसका है बताना है? डेंसिटी का मैक्सिमम एरर आपको फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो डेंसिटी कितनी होगी जी? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेंथ के टर्म्स में लिख लीजिए, क्योंकि लेंथ दे रखी है। तो क्या है? क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एम इंटू एल की पावर -3, सो दैट इज रो। अब आप कहेंगे जी हमें क्या करना है इसका? तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर डेंसिटी। तो ऐसे लिखेंगे, मास का परसेंटेज लिखेंगे, पावर को फ्रंट में लाएंगे, लेकिन प्लस ही करेंगे। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, इसलिए पावर को प्लस ही करना है, चाहे साइन माइनस हो या प्लस हो, से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम तभी आएगा जब हम उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो मास का परसेंटेज मुझे कितना दे रखा है? दैट इज 3, प्लस का 3 इंटू लेंथ में कितना दे रखा है? 2। तो आपको समझ में आ गया, दैट इज 3 प्लस का 6, सो दैट इज 9%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आ गया? दैट इज 9। सो आंसर इज दिस वन। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे से, वो समझ लेते हैं। यहां कह रहा है कि परसेंटेज एरर ऑफ एबीसी आपको गिवन है, एबीसीडी। एक फॉर्मूला आपको दे रखा है दिस, इसमें पी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है सर। तो फॉर्मूला जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं सर। आपने कहा जी फॉर्मूला दे रखा है, पी दिस वन इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर ओवर सी डी। जबकि ए बी सी डी सभी का परसेंटेज एरर आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप क्या करेंगे? इसको इजी फॉर्मेट में लिख लो। सो ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -1 डी की पावर -1। अब सबका परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूं परसेंटेज। सो दिस वन परसेंटेज एरर ऑफ पी। कौन सा परसेंटेज एरर? मैक्सिमम परसेंटेज। आप ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा टीचर को। तो आप कहेंगे पी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर लिख लो। अब जो पावर है उसको फ्रंट में लाओ, ए का परसेंटेज एरर लिख लो, प्लस पावर को फ्रंट में लाओ, बी का परसेंटेज लिख लो। अब सी की पावर को फ्रंट में लाओ, किस साइन के साथ? प्लस। चाहे पावर माइनस की हो या प्लस की, लिखेंगे प्लस में। अब डी की पावर को फ्रंट में लाओ, इंटू डी का परसेंटेज एरर। ये सब हमें दे रखा है क्वेश्चन में। देखो ए का कितना दे रखा है, बी का कितना दे रखा है, सी का कितना दे रखा है, डी का कितना दे रखा है। तो सभी की वैल्यू लगा दो। सो 3 इंटू 1 परसेंटेज, प्लस का 2 इंटू 2 का परसेंटेज, प्लस 1 इंटू 3 परसेंटेज, सी का 3 रखा है, 1 इंटू डी दैट इज 4%। आप कहेंगे सबको लिख लो, तो ये कितना होगा? 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। सबको सिंप्लीफाई कर लो, तो मुझे समझ में आ गया कितना होगा भैया। सो दैट इज 14%। कुछ बुकों में ये ऐसे भी लिखा होता है प्लस माइनस का, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी। प्लस माइनस का मतलब ये है कि इस पी में जो एरर है, दैट 14% मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो 14% लिखा हो या पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लिखा हो, डजेंट मैटर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और दे रखा है ट्राई योरसेल्फ में, एक मैं करा देता हूं, एक आप करिएगा। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज दिस। The error in the calculation of kinetic energy obtained by the measuring mass and speed, kinetic energy का निकालना। जबकि दे किसका रखा है? तो आपने कहा जी लिख लो पहले। तो आपको मास का परसेंटेज एरर दे रखा है, दैट इज 3%, एंड स्पीड का परसेंटेज एरर दे रखा है, दैट इज 1.5%।
जबकि काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर निकालना है। आपने कहा जी पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो। तो आप लैंग्वेज में लिख लेना, ये हाफ है तो एरर लेस होगा, अवॉइड कर लो। एम का परसेंटेज एरर, स्पीड को पावर में 2 है, फ्रंट में लाओ, सो वी का परसेंटेज एरर, डन। अब यहाँ पर वैल्यू को राइट कर लो। मास का कितना था 3, आपने कहा प्लस 2 इंटू स्पीड का कितना है 1.5, तो ये कितना हो गया, तो आपने कहा जी 6%। सो दिस वन मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस वन, सो दिस वन इज योर आंसर। अब आप इजीली अपने साइड से कर सकते हैं क्वेश्चन। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो उस नंबर को आप मुझे सेंड कर दीजिए। सेम डे में आई विल ट्राई टू सेंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ योर क्वेरी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, आप जैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे कमिंग वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।